सबसे पहला चीज जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, वो है कि हम अपने इस सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट का क्या करेंगे, स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि हम कैसे पढ़ें। क्या आपको स्टडी मैट से पढ़ना है, क्या मैं आपको कोई बुक दूंगा, क्या मैं आपको कोई नोट्स दूंगा, क्या आपको मेरे पीपीटी कॉपी करने होंगे, क्या आपको स्कैनर पढ़ना होगा, ये जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये सब हम लोग सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे। देखना होगा हमें कि हमारा सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स के लिए है ये अगर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। अगर सब्जेक्टिव है तो क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी, किस तरह से जो है हमें मूव करना रहेगा। क्या ये सिंगल पेपर है, सिंगल पेपर का मतलब होता है कि एक ही पार्ट में पूरे 100 मार्क्स हैं, या ये कहीं पार्ट ए बी सी या पार्ट 1 2 3 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कहिएगा कि सर ऐसा करके मिलेगा क्या, क्या फायदा है इन चीजों का, इन चीजों को करने से हमें होगा क्या। जरा सोचिए, मैं अपने सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को मैं कहता हूं दुश्मन। आप कहेंगे सर दुश्मन कहें या दोस्त कहें, नहीं, मैं सब्जेक्ट को कहता हूं दुश्मन। दुश्मन इसलिए कहता हूं कि अगर आप अपने दोस्त के बारे में थोड़ी कम भी चीजों को जानेंगे तो चलेगा, दोस्त ही तो है। लेकिन अगर दुश्मन को अच्छे से नहीं समझा, पता चला उसने हमला कर दिया, तो गई भैंस पानी में। अब अगर हम अपने दुश्मन को समझने जा रहे हैं तो किस तरह से समझें, ये समझना होगा कि भाई दुश्मन पे हमला मुक्के से करना है, लट से करना है, रॉकेट लॉन्चर चलाना है, AK-47 चलाना है या बम गिरा देना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, अपने सब्जेक्ट का जरा दर्शन कर लेते हैं। और मैंने यही अप्रोच अपनाया था। मैंने आपको बताया मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स ऑनर्स है। फिर मैंने क्या किया, जो मैं लीगल फाइनेंस इन सब में सब कुछ करता चला गया। MBA भी किया तो फाइनेंस में किया, चार्टर्ड किया, CS किया, और एक एक अटेम्प्ट में ये मैंने कैसे कर लिया। मैं बेसिकली करता क्या था, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले देखता था, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसे एनालाइज करता था, पढ़ना क्या है, क्या जानना है इसमें, क्यों जानना है, किस तरह से जानना, फिर पढ़ना शुरू करता था। और एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप पहले चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो चीज आसान होती है। जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो उससे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। जब आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो और भी डिफिकल्ट हुआ। अगर आप एक साथ 2 ग्रुप दे रहे होते तो और भी डिफिकल्ट, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। लेकिन जरा सोचिए, आपको 10th याद है, कुछ तो याद होगा कि 10th आपने कभी किया। यस सर, याद है। जरा सोचिए 10th में कितने सब्जेक्ट्स होते थे। अगर मैं सही 6 सब्जेक्ट्स। 10 से तो ज्यादा सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, होता था ना, ज्योग्राफी, यस सर। इंग्लिश, कंप्यूटर और क्या क्या। जरा सोचिए वो नाजुक सा नन्हा सा जान कैसे सारे सब्जेक्ट को कर जाता था, क्योंकि उस समय बड़े डिसिप्लिन मैनर में हम चीजों को करते थे। एक क्लास वर्क की कॉपी बनाते थे, एक हमारा होमवर्क की कॉपी होती थी। स्कूल वगैरह में हम इससे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते थे जितने आज पढ़ रहे हैं। जरा सोचिए अगर सिर्फ आप एक ग्रुप कर रहे हैं तो कितने सब्जेक्ट आपको देने हैं, 4 सब्जेक्ट्स। और इसी में जो है हम कितना बड़ा पहाड़ तोड़ने जा रहे होते, ऐसा माहौल बनाते थे खुद अपने भीतर। और आज क्लास 4th और 5th के बच्चे से पूछ लीजिए कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कितने पेपर का एग्जाम दोगे, तो मैं आपको यकीन से बता दूं कि 4 से ज्यादा पेपर मेरी बिटिया का है, इससे ज्यादा सब्जेक्ट वो पढ़ रही है। और आप देखेंगे उनकी भी, अगर बुक की मोटाई आप देखेंगे, थिकनेस देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं सर, उस उम्र के लिए तो सही में हमारे स्टडी मैट से तो आधा जरूर है उनका भी बुक। आप देखिए 4th 5th के बुक वगैरह, मैथ के बुक होते हैं, साइंस के बुक होते हैं। तो फिर वो बच्चा कैसे कर रहा है, बस वो वाली स्ट्रैटेजी को जरा समझिए। ऐसे ही हम लोग भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और तब पढ़ेंगे। मैं पहले देखता था कितने पेजेज हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, अगर यहां से पढ़ने तो कितने बार इसे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने का मतलब है कि चीज मुझे समझ में आनी चाहिए और मैं उसे लिख सकूं। हमारा पेपर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। अब इसका मतलब है कि आपको 2 लेवल पे स्ट्रगल करना है, 2 लेवल पे लड़ाई लड़नी है। पहला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, एकदम हर चीज क्या होना चाहिए, बिल्कुल समझा हुआ होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, समझा होना चाहिए। और दूसरा, जो चीज आपने समझ लिया है उसे आप वोमिट कर सके, अच्छे से लिख सके। बच्चों में 2 तरह की प्रॉब्लम आती है। एक, बच्चा समझा हुआ नहीं है। ये तो मैं चैलेंज लेता हूं कि अगर आपने चीजों को अच्छे से सुना है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं उस तरह से जिससे कि आप पे सेक्शन की बम्बार्डमेंट कर दूं। बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से चलेंगे, आसान एग्जाम्पल से चलेंगे, रियल लाइफ से चलेंगे और वहां से सिक्योरिटी लॉ में पहुंचेंगे। यानी आपके दिमाग पे प्रेशर मैं तो नहीं बनने दूंगा, लेकिन उसके बाद समझने के बाद आपका मेन काम शुरू होता है। और वो क्या है कि जिन चीजों को आपने समझ लिया है उसे क्या करना है, लिखना है, रिप्रोड्यूस करना है।
जरा सोचिए, हर चीज आता है आपको, 100% आता है, लेकिन लिखना नहीं आता है प्रॉपर्ली। मुझे बताइए, क्या एग्जाम में मार्क्स आएगा? नो कोई तरीका है, कोई तरीका है जिससे एग्जामिनर आपके दिमाग तक घुस करके समझ जाए कि आपको ये आता है या नहीं आता है, या जो कॉपी में लिखा हुआ है वो चेक करेगा? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मैं आपके इंस्टीट्यूट के बड़े सारे विंग में मैं आपको बताऊंगा कि उनके कॉपी को चेक करने का या उनके मार्क्स देने का क्या स्टैंडर्ड है, क्या पैरामीटर है। इन्हीं बातों को पहले डिस्कस करेंगे और तब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक कैसे पढ़ना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ेंगे, यानी कि पहले कौन सा टॉपिक फिर कौन सा टॉपिक। रीजन ये है कि जिस टॉपिक का रिलेशन अगले वाले टॉपिक से होगा हम उसे क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे। ये नहीं कि किसी भी पार्ट को, जैसे यहां ही हम आपके सब्जेक्ट में ही आए, तो आपके सब्जेक्ट में अगर हम लोग पार्ट देखें तो यहाँ पे 2 पार्ट है आपके इस सब्जेक्ट के। पहले ये पेपर है कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। एग्जाम 3 आवर्स का। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं है पता। 3 आवर्स का पेपर हमारा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। फाइन। तो अब ये जो हमारा पेपर है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। फर्स्ट पार्ट का नाम है सिक्योरिटीज लॉ, जो हमारा है कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स। और जो हमारा पार्ट 2 है या पार्ट बी, जो भी आप कहिए, ये आपका है कैपिटल मार्केट। ये है कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। अब आज के दिन बस हम इसे 30 और 70 में जरूर कर रहे हैं। सिर्फ आज के लिए हम जरूर कह रहे हैं कि पार्ट 2 हमारा जो है वो 30 मार्क्स का है और पार्ट 1 हमारा क्या है, 70 मार्क्स का है। पार्ट 1 में हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन आज के बाद हम लोग टॉपिक को पढ़ते जाएंगे जिसका जिस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन है, और सबको टिक लगाते जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। तो ये आपके 30 मार्क्स के लिए। परेशान मत होइएगा, क्या क्या इसमें सब बताने वाला हूं, सब पढ़ाऊंगा। सिलेबस को आसान शब्दों में भी एक बार डिफाइन करूंगा कि पूरा का पूरा सिक्योरिटी लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप देखिए कि ये 2 पार्ट में है, 30 मार्क्स। इसका मतलब है कि इन चैप्टर से मैक्सिमम कितने मार्क्स का पूछ सकते हैं वो? 30 मार्क्स का पूछ सकते हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये कहा है कि इससे इतने मार्क्स का, इससे इतने मार्क्स का, इससे इतने मार्क्स का और इससे इतने मार्क्स का? नो सर। नो, उनकी मर्जी है। और जिस समय हमें लगता है कि आप लोग ज्यादा सियाने बन रहे हैं, यानी कि आप किसी चैप्टर को बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन। और यही वजह है कि आप बार बार जो है वो बद्दुआएं दे रहे होते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट वालों का तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है। अभी 2 अटेम्प्ट से कुछ नहीं, इससे पूछ रहे थे और देखो इस बार पूरे भर करके दे दिए। क्योंकि जब सारे कॉपी हम लोगों के पास आ जाते हैं तो हम लोग पूरे के पूरे पेपर का एक अलग तरह का जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई देखिए ओवरऑल किस तरह के क्वेश्चन पे बच्चा किस तरह से अटेम्प्ट कर, और हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब ये पार्ट बच्चा नहीं पढ़ रहा है। आप कहेंगे तो सर क्या आपकी दुश्मनी है हम लोगों से? नहीं नहीं, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट पढ़ाने का पर्पस और सिलेबस में रखने का क्या पर्पस है? कल के डेट में जब आप मार्केट में आएंगे तो इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, काम करना है, आपको कंसल्टेंसी देना है। और जरा सोचिए, जैसे तैसे पढ़ करके आप आ गए तो वैसे केस में क्या आपको अच्छा जॉब मिलेगा? आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है तो क्या आपको जॉब मिलेगा? मैं आपको बता दूं, सीएस ऐसे भी होते हैं जिन्हें 30-40 हजार मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी सीएस होते हैं जो घंटे मिनट के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। मैं आप ही की तरह, जब मैंने ज्वाइन किया था 2008 में, मैं सीएस क्वालिफाई किया था। फर्स्ट जॉब जो मेरा था वो वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड फाइनेंस था। मैं गवर्नमेंट कंपनी में गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट पे था, और उस समय 80,000 मेरे हाथ में आता था, सब कुछ कटने के बाद। वहां पीएफ वगैरह बहुत चीज कटते थे, बहुत चीजों के बाद तब वो मेरे पास पहुंचता था। इसके बाद मैं वो जॉब छोड़ा क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा था। फिर मैं जो है वो प्राइवेट कंपनी में आया, वहां सीईओ तक बना, फिर भी मजा नहीं आया, वो भी छोड़ा। फिर उसके बाद खुद जो है वो कंसल्टेंसी में आ गया और एकेडमिक और टीचिंग में आ गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास जॉब की कमी नहीं होगी, चॉइसेस आपके होंगे, बशर्ते चीजें क्या होनी चाहिए,
पढ़ी होनी चाहिए। पढ़ा हुआ ही नहीं रहेगा तो आपको हर दिन डर लगेगा। यकीन मानिए, आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, आपको डर लगता है ना, कब? जब चीजें नहीं पढ़ी रहती, पता नहीं। और जो चैप्टर नहीं पढ़ा रहेगा हमेशा लगेगा हे भगवान, या जो भी धर्म आप मानते हैं, हाँ इससे क्वेश्चन ना रहे। करते हैं ऐसा? और गलती से अगर पहला क्वेश्चन उसी से दिख गया तो बाकी आ रहे क्वेश्चन पे भी उसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? होता है सर, होता है। यस सर, बिल्कुल पहले से ही हमारा इंतु क्या हो जाता है? कम हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो इसीलिए हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करना है, हमें पूरे तरह से इसे समझ लेना है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। हर चैप्टर को उतना ही पढ़ना है कि उससे ज्यादा से पूछे या कम पूछे। जितना सिलेबस दिया हुआ उससे हम ज्यादा पढ़ेंगे, उससे कम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमसे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सब के सब क्वेश्चन या तो आपके नोट्स में होंगे, नोट्स का मतलब जो आप लिखेंगे, जो मैं पीपीटी से आपको लिखने कहूंगा, कॉपी में आपके होंगे, या जो मैं आपको बुक दूंगा उस बुक में मिलेगा सारे के सारे क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने क्लास को ठीक से सुन लिया है, सुनना भी है, अगर आपने सुन लिया है, लिख लिया है, जो लिखने के लिए दिया है, जो पढ़ने के लिए दिया पढ़ लिया, सब कुछ कवर रहेगा। तो ये है हमारा 30 मार्क्स और ये है हमारा 70 मार्क्स। अब इस 30-70 मार्क्स में आप देखेंगे कि बड़े सारे चैप्टर, बहुत सारा कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी भी चैप्टर को पढ़े तो उससे पहले हमें पता रहे कि इस पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले, ये पूरा सब्जेक्ट किस चीज के अराउंड घूमता है, ये पूरा सब्जेक्ट कहता किस बात को है, क्या बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट का जिस्ट है। तो अब इससे पहले कि हम पूरे सब्जेक्ट यानी कि पूरे सिलेबस को समझें शॉर्ट में, एक स्ट्रैटेजी पहले डिफाइन कर लेते हैं, तब हम अपने चीजों पे आ जाते हैं, यानी कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चीज कि आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो फेल होने का रेशियो वो काफी ज्यादा है। यानी कि हाईएस्ट मार्क्स इसमें जो आते हैं वो है 88 और 0 भी बहुतों को आता है। अब कहीं सर 88 होता है? बिल्कुल होता है, मेरे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को आता है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां पे न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वहां बताइए 0 का भी चांस बढ़ जाता है और 100 का भी चांस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दोनों है या नहीं है? यस सर। अगर सही किया तो मैथमेटिक्स की तरफ पूरे मार्क्स आएंगे, और अगर गलत किया तो 1-2 आ जाएगा या 0 आएगा? अगर गलत किया तो मैथमेटिक्स की तरह क्या आ जाएगा? 0 पे आ जाएंगे। तो इसी, और इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो टेक्निकल इन नेचर होते हैं। मैं आपको बताऊंगा सारी टेक्निकलिटी। यहाँ पे आप टर्मिनल के साथ चीजों को पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज होती है ना, कैसे शेयर्स में ट्रेडिंग होता है, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे सेंसेक्स बढ़ता गिरता है, क्या होता है सेंसेक्स, सारी बातें सब देख देख करके, समझ समझ करके करेंगे। यानी कि हमारा अगर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है तो अब क्वेश्चंस चाहे किसी भी तरह का पूछे हम आंसर कर पाएंगे। हर टॉपिक को पढ़ते वक्त, समझते वक्त अगर आपको कोई दिक्कत हो, जब मैं पूछूं क्लियर है तो उस समय बोलेंगे सर थोड़ी दिक्कत है, पहले समझने का। ये नहीं कि हर बात पे ही बोलेंगे दिक्कत, पूरा एफर्ट लगाना है और तब बताना है अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो। इसके बाद जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हर टॉपिक पे हमें क्या करना है, हर टॉपिक पे मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अराइज हो सकता है वो अराइज कर लेना है। यानी अगर मान लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी बॉदर मत होइए कि सर ये नाम कौन सा बोल रहे हैं। मान लीजिए कि हमने कोई वर्ड पढ़ा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अगर हमने ये वर्ड पढ़ा तो हमें देखना रहेगा कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब क्या इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, क्या इस पे जो है वो डिस्क्राइब करना आ सकता है, क्या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कमेंट ऑन या डिस्क्राइब दिस या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस या डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, या इस पे कोई केस लॉ दे सकता है, या इस पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता है। यानी जितने भी पॉसिबल मीन्स होंगे, जितने भी पॉसिबल तरीके होंगे, वो सारे के सारे पॉसिबल मीन्स और सारे के सारे पॉसिबल तरीके हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। सारे पॉसिबल तरीके हम फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर शॉर्ट नोट्स, डिस्क्राइब, कमेंट एक ही जैसा तो लगता है।
यानी अगर मैंने आपको पढ़ाया इक्विटी शेयर, सुना है नाम इक्विटी शेयर का? यस सर। ठीक, Yes, sir. सुना है, अच्छी बात है। नहीं भी सुना है तो सारे चीज बतलाएंगे कि ये इक्विटी शेयर है क्या और उठ करके कहां से आया है। अगर आपने इक्विटी शेयर सुना है तो इक्विटी शेयर पे अगर मैं बोलूं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इक्विटी शेयर या डिस्क्राइब इक्विटी शेयर या कमेंट ऑन इक्विटी शेयर, अब मुझे बताइए क्या तीनों एक ही चीज नहीं हुआ? Yes, sir. जो आपके दिमाग में पहली बार आ रहा है बोलिए, आ रहा है या नहीं? एक जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है Yes, सर। ठीक है, इसका मतलब अगर पूछे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इक्विटी शेयर एंड डिस्क्राइब इक्विटी शेयर, तो क्या हमारा आंसर करने का तरीका सेम रहेगा? अलग रहेगा। अलग रहेगा। लेकिन सर अलग है, शॉर्ट नोट में सर, थोड़ा क्योंकि सा ब्रीफ ब्रीफ दे सर दो। शॉर्ट नोट में डेफिनेशन के शायद Describe एक आध पॉइंट दे दें, और- डिस्क्राइब में थोड़ा एक्स्ट्रा डेफिनेशन के अलावा डिस्क्राइब कर दें, कमेंट में सिर्फ डेफिनेशन दे दें, डिस्टिंग्विश में डिफरेंस बता दें, ऐसा होगा। नहीं, सर इन सबकी मार्किंग स्कीम भी डिफरेंट हो सकती है। फिर से बोलिए। सर शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट नोट और डिस्क्राइब उनका लाइक द मार्क्स दे वुड होल्ड कैन बी डिफरेंट, क्योंकि शॉर्ट नोट और डिस्क्राइब में कंटेंट जो लिखना होता है दैट इज डिफरेंट, आई मीन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। सर शॉर्ट नोट में एक या दो लाइनर होगा, डिस्क्राइब में डिटेल में बताएगी, कमेंट में पॉइंट वाइज उस पर कमेंट करनी होगी। फाइन। नहीं, कमेंट में से कमेंट कर देंगे। अब हाँ तो मैं- कमेंट पॉइंट वाइज ही करेंगे ना, दो तीन कमेंट तो इकट्ठी करेंगे। अब इसी चीज को डेफिनेशन दे दो, कमेंट ही तो करना है। फाइन, अब इसी चीज को मैं आपको ये बताता हूँ कि L6 इसमें हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे जो है वो इन चीजों में अंतर है। अगर मैं सही बोलूं तो सबके कंटेंट, ध्यान से सुनिएगा, सबके कंटेंट सेम होंगे। ध्यान से सुनिएगा, कंटेंट क्या होंगे? सेम, बस उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका बदलेगा। ये नहीं कि उसमें इतना लिख दिया, ये डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर 3 मार्क्स के लिए तीनों क्वेश्चन पूछे गए, एकदम ध्यान से समझिएगा, 3 मार्क्स के लिए तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो हमारा कंटेंट वही होगा, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा यही ध्यान रखना, और इसी पे आप एग्जाम में लिख के भी आते हैं। और अक्सर आकर के जो इंस्टीट्यूट को बदवा देते कि भाई इनका कॉपी चेक करने का तरीका ही गलत है, देखो मुझे कैसे मार्किंग किया है। कॉपी भी आप मंगाते तो भी समझ में नहीं आता, भाई सब कुछ लिखा है, मार्क्स क्यों कम दिया है? इसी चीज को हमें देखना रहेगा कि एग्जैक्टली वो कैसे इन चीजों को हैंडल करते हैं, यानी कि वो किस तरीके से आपके दिए गए आंसर को इवैल्यूएट करते हैं, अपने जो सेट पैरामीटर उससे कैसे उसे क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं। घर में अगर खाना बना है, नॉर्मल खाना बना हुआ है, मान लीजिए चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, बना हुआ है। आप खाने के लिए जाते हैं, पॉसिबल है कि आप एक ही थाली में जो है वो रोटी ले लिया, सब्जी ले लिया, थोड़ा सा चावल लिया, उसी में दाल डाल दिया और रख करके बैठ करके खाने लगे, इधर टीवी भी देख रहे हैं। पॉसिबल? नीचे ही बैठ गए खाने लगे, पॉसिबल? यस सर। लेकिन जरा सोचिए, अगर गेस्ट आ जाए, सेम ही खाना है, तो उन्हें ऐसे ही सर्व करके देंगे या सर्व करने का तरीका बदलेगा? चेंज हो जाएगा तरीका। क्या करेंगे? वही रोटी है या कोई और रोटी लेकर के आए हैं? वही चावल है या कोई और चावल है? वही दाल है या कोई और दाल है? वही सब्जी है कोई और? सेम खाने को सर्व कर रहे हैं, बस तरीका क्या होगा? बस तरीका चेंज हो जाएगा, बस तरीका बदल जाएगा। थोड़े अच्छे से रोटी को एक तरफ देंगे, चावल अलग देंगे, दाल एक अलग से बॉल में देंगे, अलग से कटोरे में देंगे, सब्जी अलग देंगे, ऐसा ही करेंगे। यस सर, जैसे नॉर्मल शॉप से समोसा खरीदते हैं, प्रॉपर डाइनिंग टेबल वगैरह पे जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है उस पर बैठाएंगे। हमारे आपकी तरह ये नहीं कि बस पैर मोड़ा बैठ गए और टीवी भी देख रहे, उधर ध्यान है। तो यही बेसिकली यहां भी होगा। अब वो सर्व करने का तरीका कैसे बदलेगा, किसमें? शॉर्ट नोट्स में, डिस्क्राइब और कमेंट में। यही सिखाऊंगा आपको, जब हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए डिस्टिंग्विश करना, बहुत बार आप सुनेंगे डिस्टिंग्विश करना, नहीं सुनेंगे वर्ड? अब देखिए, डिस्टिंग्विश करना में ही 3 तरह से आंसर दिया जाता है और मार्क्स का कैसे जो है वो क्राइटेरिया बदलता है। एक तरीका हुआ, आप पहला तरीका होता है पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। सुना है ये वर्ड? पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, यानी एक तरफ लिखा इक्विटी शेयर, एक तरफ क्या लिखा? प्रेफरेंसेस शेयर। यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखा। अब यहां जो हम लिखेंगे ठीक इसके पैरेलल में इसका क्या लिखना रहेगा? हमें पॉइंट लिखना रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। जैसे
अगर मान लीजिए कि आपने लिखा कि इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग वोटिंग राइट, एक एग्जांपल है, तो आप प्रेफरेंशियल शेयर्स में भी लिखेंगे कि उनको इन जनरल वोटिंग राइट है या नहीं है। ये कहलाया पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। अगर हम लिखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर हैज लिमिटेड अनलिमिटेड रिस्क, तो यहां पे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में लिखेंगे कि अब रिस्क लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर इक्विटी शेयर में हमने लिखा कि रिटर्न जो है वो अनलिमिटेड है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो प्रेफरेंशियल शेयर में लिखना पड़ेगा कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में हमेशा उल्टा ही होगा, यानी जिस भी पॉइंट पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम पॉइंट पे दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ये कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। अगर किसी आंसर, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर डिस्टिंग्विश करने में दिया गया है और उसका अगर पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन पॉसिबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी अप्रोच को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कम आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपने कभी कव्वाली सुना है, ये वर्ड सुना है कव्वाली, सॉन्ग का ही एक टाइप है। यस सर। यस सर। सुना है? उसमें ऐसे ऐसे करके सब ताली बजाते रहते हैं और कहते हैं इशारों को अगर समझो राज को राज रहे, तो एक बोलेगा ओ तेरी औकात क्या है, उधर से बोलेगा ओ तेरी जात क्या है, ओ रेत की दीवार टूटी तेरी भी किस्मत टूटी, ऐसे कर करके वो एक पे क्या बोलते रहते हैं, काउंटर करते रहते हैं। यही है आपका पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। हर एक पॉइंट का क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। सेकेंड होता है कंपैरिजन इन पॉइंट। देखिए ये क्या था, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। एक क्या है हमारा, कंपैरिजन इन पॉइंट। ये सब डिस्टिंग्विश करने का ही तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं, इधर लिखा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के पॉइंट लिखे, लेकिन उस इक्विटी शेयर के कॉन्ट्रास्ट में या सपोर्ट में प्रेफरेंशियल शेयर के पॉइंट नहीं लिखते हैं, बस इक्विटी शेयर्स के पॉइंट इधर लिखते गए और प्रेफरेंशियल शेयर्स के पॉइंट किधर लिखते गए, दूसरी तरफ। ये क्या कहलाया, कंपैरिजन इन पॉइंट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आप पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन नहीं कर सकते, होता है ऐसा। तो उस केस में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स के पॉइंट लिख दिए और किसके पॉइंट लिख दिए, प्रेफरेंशियल शेयर्स के, टेबल बना करके। ये हुआ सेकेंड बेस्ट अप्रोच। लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का फर्स्ट अप्रोच पॉसिबल है और तब अगर आप सेकेंड अप्रोच से जाएंगे, तो मुझे बताइए मार्क्स कम आएगा या नहीं, क्या कहता है आपका दिमाग, कम आएगा। कम आएंगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है, तब आपने कंपैरिजन इन पॉइंट लिखा है, अब आएगा कम, नो सर। नहीं। अब कब कम आएगा, अगर आपने क्या किया है, पैराग्राफ के पॉइंट फॉर्म में किया है, यानी कि पहले इक्विटी शेयर की सारी राम कहानी लिख दी और फिर किसका लिखा, प्रेफरेंशियल शेयर्स का। तो ये बस ध्यान रखिए, अगर पॉसिबल रहा तो सबसे पहले इस फॉर्म में, यही सब हमें जानना है। क्यों जानना है ये सब, क्योंकि हमारा ये जो पेपर है वो क्या है, सब्जेक्टिव है, हमें लिखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना पड़ेगा कहां पे, चीजों को समझने। पहले तो चीजों को समझेंगे अच्छे से, इस तरह से हमें समझ लेना है कि अगर हमने समझ लिया तो जितने तरह के उससे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हमने क्या कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया। अब उसके बाद हमें लिखना रहेगा, और लिखने का अगर हम बेस्ट तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स कभी कम नहीं होगा। यानी कि राइटिंग स्किल का कैसे डेवलपमेंट करें और कैसे असेसमेंट होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि अब आप जो लिख रहे हैं वो सही है। क्या करेंगे, मेरे नोट्स को एज इट इज रट्टाफाई कर जाएंगे, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप वैसा करेंगे तो रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को समझिए, लिखिए अपने ही लैंग्वेज में, लेकिन यही हमें डेवलप करना है कि वो किस स्टाइल में लिखा जाए। मेरे साथ बस एक चीज होता था, मैं इसीलिए सारी डिग्री बटोरता गया, जल्दी जल्दी करता चला गया, कि मुझे अगर आपने कुछ समझा दिया है तो लिखने के लिए फिर मुझे जो है कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं उसे अच्छे तरीके से लिख लूंगा। लेकिन ये कैसे हुआ, क्या ये पहले दिन हुआ होगा या ओवर द पीरियड हुआ होगा, ओवर द पीरियड। यही ओवर द पीरियड आपको आज से शुरू करना रहेगा। जैसे ही हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, हमें राइटिंग स्किल डेवलप करना है, और लिखने के लिए जैसे तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और हर दिन कम से कम आपको 10 to 20 पेजेस, नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं यहाँ, लाइन्स। क्या इतना हम एक दिन नहीं लिख सकते एक सब्जेक्ट के लिए? लिख सकते हैं। अगर गारंटी चाहते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी भाई, जैसे आप चाहें वैसे। यस सर। तो अगर सिर्फ 10 to 20 लाइन्स आपको हर दिन लिखना है,
एक आपका जो है वो क्लास वर्क का कॉपी होगा और एक आपका कौन सा होगा, होमवर्क का होगा। क्लास वर्क वाले कॉपी में वो सारी चीज आप लिखेंगे जो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, पीपीटी या जहां भी जो लिखने बोलूंगा वो आप लिखेंगे। और होमवर्क वाले कॉपी में डेट डाल करके आप हर दिन खुद से जो भी रिवीजन करेंगे उसी में लिखने का प्रैक्टिस करेंगे और 10 to 20 लाइंस जरूर लिखेंगे, यानी कि तकरीबन आधे से एक पेज जरूर आप लिखेंगे खुद से। अपनी दुख भरी कहानी नहीं है तो क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट के टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उन्हीं में से किसी टॉपिक, और वो टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा लगे, टफ लगा, खुद समझ लिया और अपने लैंग्वेज में लिखिए, कोई बात नहीं है। जब आप लिख रहे तो हो सकता है भूल गए होंगे, ठीक है, फिर से उठाइए उस कॉपी को जिस कॉपी में आपने क्लास में लिखा था, फिर से पढ़ लीजिए, फिर उसे बंद कर दीजिए, फिर लिखने की कोशिश कीजिए। एक ही लाइन बाद फिर हो सकता है लगे अरे फिर भूल गए, कोई बात नहीं है, बस करते तो जाइए ये पैटर्न, और देखिए कुछ दिनों के बाद कितने स्मूथ मैनर में आप चलेंगे। लिखने के बाद आपको अगर लगे कि सर अगर पता चलता कि हम गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके लिए आप लिख करके मुझे वो भेजेंगे, मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, और आपको जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे जब मैं उसको चेक कर लूंगा, देख लूंगा, तब आपको कहूंगा कि अब आप कॉल करेंगे और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इस लाइन को नहीं लिखा रहता या आपने ये लिखा रहता तो आपको इतना नहीं इतना मार्क्स मिलता, आपके मार्क्स और कैसे बढ़ सकते हैं, या इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको आ चुका है, इससे ज्यादा नहीं आता है इसमें, ये सारा चीज हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं असेसमेंट। और ये कैसे पॉसिबल है, आपको एक नंबर मेरा दिया जाएगा और वो नंबर आप नोट कर लेंगे, 9350943680। ये आप इस नंबर पे मुझे कॉल करेंगे 8:45 to 9:15 PM, जिस दिन क्लास हमारी नहीं होगी, 8:45 to 9:15 PM। कोई प्रायर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है इस समय कॉल करने के लिए। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसे आप सेम डे रिवाइज करेंगे। रिवीजन में कहीं कोई दिक्कत आया, आज तो क्लास होगी ही, जब क्लास होगी तब मैं आपको हमेशा मौका दूंगा कि पिछले क्लास तक में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब अगर आज आपने कुछ रिवाइज करना, आज आपने क्लास कर लिया, अब कल आप पढ़ रहे हैं, तो अब अगली क्लास तो मान लीजिए परसों होगी, तो आप कल आपको कोई प्रॉब्लम आया, बिल्कुल आप एक जगह इकट्ठा करके रखिए और इस समय मुझसे क्या कर लीजिए, पूछ लीजिए। किसी कारण से कॉल पिक नहीं हो, एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिए कि मैं आरसीए स्टूडेंट हूँ, ये नाम है, मुझे कुछ पूछना था, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ये है आपका तरीका मुझसे कांटेक्ट करने का। मेल आईडी पे भी आप कर सकते हैं, मेल पे भेजेंगे, आजकल व्हाट्सएप पे ज्यादा बच्चे फ्रीक्वेंट है इसीलिए मैं मेल आईडी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो रख सकते हैं, CS पंकज कुमार @gmail.com। आप कोई भी चीज पूछना हो या मुझे भेजना हो आप भेजेंगे और इस टाइम में कॉल करके उसका फीडबैक आप ले सकते हैं। ये हमें राइटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करना है। किसी का कितना भी अच्छा हो और अच्छा करना रहेगा, जिनका खराब है घबराएंगे नहीं, उसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल इंप्रूव करेंगे। जो भी आपको क्लास में बताया जाएगा उसे सेम डे आप रिवाइज करेंगे, ये नहीं कि आज का चलो कल करेंगे परसों करेंगे, बिल्कुल नहीं। आज जो आपकी क्लास हुई, कोई भी 2 घंटे की अगर हमारी क्लास है तो आपको रिवाइज करने में हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगेगा, बस उतना ही टाइम मुझे चाहिए। क्लास में 2 घंटे एकदम सिर्फ फोन और अपने लैपटॉप पे उतना ही चीज देखिए जितना क्लास के लिए, बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए, सारे चीज को बाकी म्यूट करके रखिए। और इसके बाद सेम डे आप मुझे क्लास आने से पहले 30 to 40 मिनट्स दे दीजिए, रिवाइज कर लीजिए। रीजन ये है कि आज अगर आप रिवाइज करेंगे आज के पढ़े हुए चीज को तो 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, लेकिन यही चीज अगर आप कल रिवाइज करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, तो जितने देर की क्लास है उतना टाइम लगेगा। और अगर पता चला कि 1 सप्ताह बाद किया तो पता चला कि जितना सर पढ़ाया था उससे 4 गुना टाइम ज्यादा लगा। और किया 10 दिन बाद तो आपका ही कॉपी आपसे पूछे कि हमारी आपकी पहले मुलाकात हुई है, यानी कि आपके लिखे हुए चीज आपको नहीं समझ में आएगा कि लिखा क्या था, क्या सर ने बताया था। तो हर दिन का आपका रिवीजन करना रहेगा। क्लास में आपके जो क्लास नोट्स होंगे, जो मैंने बोला क्लास वर्क की कॉपी जो मैं लिखवाऊंगा उसे, और आपको मैं बुक दूंगा, जो जो चैप्टर होते जाएंगे आपको चैप्टर वाइज जो है वो नोट्स मिलता जाएगा, ग्रुप पे मैं देता जाऊंगा, चैप्टर वाइज देता जाऊंगा। तो जो यूनिट वाइज में बांटा हुआ चीजों को, वो यूनिट खत्म होगा वो आपको मिलता चला जाएगा। और तब तक किससे करना है आपकी पढ़ाई,
जो क्लास नोट्स हर दिन जो आप लिखते रहेंगे, इन दोनों से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। इसका कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए क्लास नोट्स का, क्योंकि 70% चीज आपके यहां से कवर हो जाएगी सिर्फ क्लास नोट्स से। बाकी जो है वो बुक पढ़ने के बाद आपके जो है वो 90% तक कवर हो जाएंगे। बचा 10% कवर होगा कि आपने क्लास को कितना अटेंटिव होकर के सुना है, क्योंकि ये इन दोनों का क्या रहता है, वो इम्प्लाइड सेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस रहते हैं जो इन्हीं में से रहेंगे, लेकिन वो क्या किया रहता है, इम्प्लाइड मैनर में पूछा रहता है, जिसको क्या दीजिए डिराइव करके पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। क्या हमें स्टडी मैट पढ़ना है, स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का है? नहीं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सब तो स्टडी मैट से ही पढ़ाते हो और स्टडी मैट ही मेन चीज है, उसी से सारा कुछ रहता है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो खुद एकेडमिक एक्सपर्ट हूं आपके ICSI का। मैंने क्या किया, जो भी स्टडी मटेरियल के जितने भी सिलेबस के जो भी पार्ट, उन सबको जो है वो उठा करके कहां डाल दिया है, अपने बुक में, सब बुक में डाल दिया है। और किया क्या है, आसान शब्द कर दिया है, लैंग्वेज इजी कर दिया है। वहां पे चीजें जो आपको दी हुई रहती है वो थोड़े लेंदी मैनर में है। यहाँ पे वो देखिएगा आपको जब मिलेगा पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जिसको बहुत आसानी से आप रिटेन कर सकते, आसानी से लर्न भी कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं। तो इस ये वजह है कि मैंने बोला कि स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि स्टडी मटेरियल को हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। स्टडी मटेरियल ऑलरेडी इसमें क्या कर लिया गया है, कवर कर दिए। तो हमें डुप्लीकेसी करने की क्या जरूरत है, क्यों हम यहां जाकर के परेशान होंगे। साथ ही साथ क्या हम स्कैनर पढ़ेंगे, आपने सबसे सुना होगा, स्कैनर वर्ड सुना है? हर बच्चा पढ़ता है, एकदम लगा रहता है स्कैनर पे। स्कैनर हमें नहीं पढ़ना है। फिर मत कहिए कि सर सारे उल्टे ही रास्ते। स्कैनर में क्या दिया रहता है, क्वेश्चंस और उसके आंसर। स्कैनर से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे स्कैनर में जो आंसर होते हैं उससे प्रॉब्लम है। गलत आंसर दिए हुए रहते हैं। मुझे एक ही बताइए, मैं आपके साथ बैठ करके स्कैनर को करेक्ट तो नहीं करवा सकता। तो इसीलिए हमें करना क्या है, अगर आप स्कैनर का इस्तेमाल क्वेश्चन बैंक के रूप में करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किस फॉर्म में कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक। तो उससे बेहतर क्यों ना हम ऐसा करें कि इंस्टीट्यूट के साइट पे जाकर के जितने भी प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर ले। देखा है आपने? नहीं देखा होगा तो मैं लिंक दे दूंगा। सारे दिए हुए हैं हर अटेम्प्ट के, जून, दिसंबर, फिर जून, फिर हर ईयर के, यानी कि जून 20, दिसंबर 20, जून 21, दिसंबर 21, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए। तो हम क्वेश्चन जो है वो निकालेंगे और आंसर कहां मिलेगा, या तो क्लास नोट्स में या कहां, बुक में। और हम उसे अपने लैंग्वेज में करेंगे जो यहां पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम स्कैनर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कैनर कोई चीज ही नहीं है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। आप कहते नहीं सर स्कैनर में एक जगह दिया रहता है, आप जानिए क्वेश्चन उससे देखना है, आप देखिए। लेकिन उससे भी मजा तब आए जब सोचिए जरा, आपने 1 साल का कोई भी कंप्लीट क्वेश्चन उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया और आपने देखा कि ओह मैं तो मैक्सिमम को कर दे रहा हूं, बस 10 मार्क्स का क्वेश्चन मुझसे छूट रहा है। मुझे बताइए इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा या एक एक क्वेश्चन देख देख करके ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा? अगर आप एक पूरा पेपर उठाते हैं, एक सेट पूरा उठाते हैं जून 20 का, ओ मजा आ गया भाई, कोई प्रैक्टिकल भी इसके हो जा रहे हैं। मुझे बताइए कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि भाई 100 में 90 तक मैं पहुंच जा रहा हूं, 10 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है और मुझसे केस लॉ वाले अभी भी नहीं हो रहे। इसका मतलब आपको ये तो पता चला कि कहां पे आपको वर्क करना है, नहीं पता चलेगा? यस सर, पता चला। हम लोग इस अप्रोच को यूज करेंगे। और लास्ट में होगा गुरु मंत्र, जो आप कहेंगे कि सर अभी ही दे दो, वो अभी नहीं, वो लास्ट में है। किस तरह के क्वेश्चंस, किस चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सबसे लास्ट में। नहीं तो आप कहेंगे कि सर यही कर दो और काम क्या करें, खत्म करो। तब तो अच्छा होगा कि हम 8 क्वेश्चन करें और हमारा क्या हो जाए, वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो अब आपसे मुझे ये चाहिए, क्या आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे? Yes, sir. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे तो 100% गारंटी है मेरी, 100%, 80% नीचे नहीं कह रहा हूं, 100% गारंटी। एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं और आप किसी भी शर्त पे नहीं रुकेंगे, बशर्ते यहाँ पे आप खूब मेहनत करें।
राइटिंग स्किल पे। बच्चा कह तो देता है, हाँ भी कह देता है, लेकिन यकीन मानिए एक दिन के बाद उसका पेशेंस टूट जाता है। और एक दिन वो होता है जब एग्जाम आ जाता है, अब उसके हाथ कांपते हैं। चीजें आ रहा है, इस तरह से आ रहा है कि वो बच्चा चाहे तो क्या कर दे, वो बच्चा चाहे तो बैठ करके किसी को पढ़ा दे, मतलब देखिएगा एक्सपर्ट, पूछिए तो एक से एक आंसर दे देगा, लेकिन एग्जाम में पता चला जो चुपचाप था वो पास कर गया, जो उतना बोलता था वो फेल कर गया। रीजन, उस चीज को वो क्या नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत एफर्ट करना होगा। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी तो हमारा हो गया, मैंने आपको कॉल करने का भी टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब जरा एक आसान शब्दों में अपने पूरे सिलेबस को समझ लेते हैं, तब एक एक चैप्टर पे हमला करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है। पता चला कि जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, हमें पता ही नहीं रहेगा कि बाकी इसमें और क्या क्या पढ़ना है। तो जरा बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है हमारा जो सिलेबस है, पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये किस चीज पे बेस्ड है, किस चीज पे इसका कंप्लीट जो है वो चीज जो है वो टिका हुआ है। करें शुरुआत। अब आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और तब मैं आऊंगा और आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग जो है वो पूरे सिलेबस को समझेंगे, बिल्कुल कहानियों में, कि पूरा का पूरा सिक्योरिटी लॉ है क्या। देखिएगा कैसे ये जनरल लाइफ से हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम समझ लेंगे। आप कॉपी कीजिए और कॉपी करके मुझे बताइए कि डन हो गया है। आवाज देंगे डन, डन कीजिए। सर डन। बाकियों का भी डन? सर एक यस सर। ठीक है, करें और बताएं। डन। चलिए फिर बात करते हैं आगे। सर अब देखिए, हम इस पूरे के पूरे अपने सब्जेक्ट को जरा समझते हैं, और समझेंगे किस तरीके से समझेंगे हम लोग, बिल्कुल जनरल एस्पेक्ट से। क्या है जनरल एस्पेक्ट, जरा देखिए।
एक नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन। और एकदम ध्यान से प्लीज देखिएगा, ये पूरा का पूरा बेस है आपके सिक्योरिटी लॉ का, जो अभी हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी बात करने जा रहे हैं। अगर कोई भी सामान आपको खरीदना है, कोई भी सामान, तो आप कहाँ जाते हैं? मार्केट। शॉप पे। मार्केट। आप ही ने बोला है, मैंने वो वर्ड लिख दिया, मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई सामान, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा ना, ठीक है। मुझे खरीदना था, मान लीजिए टी शर्ट, मैं पहुंचा मार्केट। मार्केट में ही जो है वो आपका मेडिकल का भी शॉप है, मार्केट में भी आपका गारमेंट का शॉप है, मार्केट ही जो है वो वेजिटेबल शॉप भी है, सब कुछ मार्केट में ही तो है, हाँ या ना? यस सर। तो मुझे खरीदनी थी एक टी शर्ट और मैं पहुंचा मार्केट में, और मार्केट में मुझे दुकान दिखा जिस पे लिखा हुआ था मेडिकल शॉप या केमिस्ट शॉप। मैं उस दुकान में गया और मैंने कहा कि भैया एक मुझे जो है वो टी शर्ट देना। मैं बायर सेलर सब कुछ जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी रहने दीजिएगा, पहले मुझे प्रोडक्ट लेना क्या था? टी शर्ट। दुकान पे पहुंचा, मार्केट में है वो दुकान या नहीं है? है सर। ठीक है, आपने मार्केट बोला था बॉस, मैंने कह दिया, पहुंचा मैं और उसे मैंने कहा कि मुझे जो है वो एक टी शर्ट देना। उसने मुझे एक दवाई का स्ट्रिप दिया और कहा कि ये ले, इसे खा लेना, पैसे देने की जरूरत नहीं है, जा, तेरा भगवान भला करे। मैंने क्या उसका बिगाड़ा था जो इतना बुरे तरीके से उसने मुझे चीजों को कहा? एक स्ट्रिप दे दी दवाई की, मेंटल इलनेस का, और बोला कि जा मेरे तरफ से फ्री। मेडिकल पे जा रहे हो सर आप कपड़े लेने? तो आप ही ने तो कहा मार्केट, तो मैं तो गया मार्केट, मार्केट में ही तो है दुकान, वो नहीं कहा था आपने मुझे मार्केट? सही बताइए, पलटी मत मारिएगा। अभी नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया बीजेपी से, आप भी मत पलटी मार दीजिएगा। आप ही ने कहा था मार्केट, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इस वर्ड को रिफाइन करने की जरूरत है? अगर मैं यहाँ रेलिवेंट मार्केट कर दूं तो अब सही होगा? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल जनरल लाइफ से चलते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप मार्केट जाएंगे या रेलिवेंट मार्केट? रेलेवेंट मार्केट। और रेलिवेंट मार्केट किस चीज पे तय होगा? वो इस बात पे तय होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है। क्या रेलिवेंट मार्केट मेडिकल शॉप या केमिस्ट शॉप नहीं हो सकता? होता। अगर मुझे क्या खरीदना होता? मेडिसिन। अगर मेडिसिन खरीदना होता तो वो रेलिवेंट मार्केट होता, लेकिन अगर मुझे क्लोथ्स खरीदना है तो मुझे शोरूम में जाना होगा, वो मेरे लिए क्या होगा? अगर दवाई खरीदने के लिए मैं पहुंच गया कहां पे? कपड़े की दुकान पे, तो मुझे बताइए क्या वो रेलिवेंट मार्केट हुआ? नो सर। नो सर। मार्केट तो सब है, सब तो मार्केट में ही मिलेगा। तो अब आपको सब्जी चाहिए, फल चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मोबाइल, गारमेंट्स, मेडिसिन या अदर कोई यूटेंसिल जो भी चाहिए, उससे जो है वो रिलेटेड यानी उससे रेलिवेंट मार्केट में आपको क्या करना पड़ेगा? पहुंचना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? अब उस मार्केट में बायर होंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, इसी से पूरा सिक्योरिटी लॉ में पहुंचेंगे। बायर होंगे और क्या होगा? सेलर। तो देखिए, रेलिवेंट मार्केट में प्रोडक्ट होगा, बायर होगा और क्या होगा? सेलर। ठीक है। अब अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? पेन हुआ प्रोडक्ट, मेडिसिन हुआ प्रोडक्ट, क्लोथ्स हुआ प्रोडक्ट, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हुआ, फ्रूट्स जो है हमारा प्रोडक्ट हुआ। जैसा प्रोडक्ट उससे ही रेलिवेंट क्या जाना पड़ेगा? मार्केट। गए हम रेलिवेंट मार्केट में। बायर जो है वो पहुंचा इस बार मैं बिल्कुल कपड़े की दुकान पे पहुंचा, शोरूम में पहुंचा हूं, और मैंने कहा कि भाई ये वाला टी शर्ट मुझे देना। वो पुतले पे नहीं पढ़ा के रहते हैं, स्टैचू पे, शो में जो भी बोलते हैं उसे। मैंने वो देखा और मैंने बोला मुझे ये वाला चाहिए। तो मेरे पास पैसे थे, 2000 रुपीज उसका कॉस्ट था। अब जो है वो
शॉपकीपर कहता है अपने जो भी बॉय है वहां की, भाई देखो ये टी शर्ट दो, मीडियम साइज सर का दो। वो आकर कहता है नहीं है। मैं कहता हूं यही वाला दे दो, ये साइज तो वही है। तो वो कहता है नहीं। अब मुझे बताइए सेलर में क्या होना चाहिए प्रोडक्ट को लेकर के? विलिंगनेस होना चाहिए या नहीं? विलिंगनेस टू Yes, सेल। क्या वो आइटम बेचना चाह रहा था? नहीं। लेकिन इस बार मैं पहुंचा और मैंने कहा कि मुझे ये वाला टी शर्ट दो। उसने कहा कि कितने ट्रक सर लदवा दूं? इसका मतलब इस बार उसमें विलिंगनेस है या नहीं? है सर। है। मैंने जो है अपने इस पॉकेट से, वैसे भी मैं गरीब आदमी, मेरे पॉकेट्स वगैरह में पैसे होते नहीं, इस पॉकेट से उस पॉकेट से बैग वगैरह जितना था सब निकाल दिया। सब निकाल करके 1000 रुपए हुए, 1000 रुपीज हुआ। नाउ द टी शर्ट इज कॉस्टिंग 2000 रुपीज। अब मुझे बताइए सेलर में विलिंगनेस है या नहीं बेचने की? नो सर। नो सर। बायर में खरीदने की विलिंगनेस है या नहीं? नो सर। यस सर। है। जबरदस्त विलिंगनेस है बायर में। मुफ्त में दे दीजिएगा तो कम बखत 2 ट्रक लेके आ जाएगा। यही तो है विलिंगनेस। लेकिन बायर का विलिंगनेस नहीं चाहिए, बायर का क्या चाहिए? एबिलिटी टू परचेज। पोटेंशियल या एबिलिटी टू बाय होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो बायर का पोटेंशियल नहीं था खरीदने का। तो बायर का काम है टू बाय और सेलर का काम क्या है? टू सेल। जो विलिंगनेस है तो वो बेचेगा और बायर में पोटेंशियल है तो वो क्या करेगा? बाय करेगा। लेकिन वो प्रोडक्ट को कहां बाय और कहां सेल होगा? किस मार्केट में? रेलेवेंट मार्केट। अब थोड़ा सा रुकिएगा। अब आप कहिएगा सर ऐसे ही जो है वो टी शर्ट, कपड़े लत्ते, फल सब्जी बिचवाते रहोगे या सिक्योरिटी लॉ पे भी आओगे? आते हैं ना। अब यहां पे ही हमारा जो प्रोडक्ट है, ये पेन है, मेडिसिन है, क्लोथ्स है, बस इतना ही अंतर है सिक्योरिटी लॉ में कि ये जो पेन है यही यहाँ पे जो है वो इक्विटी शेयर है, यही यहाँ पे प्रेफरेंसेस शेयर है, यही यहाँ पे डिवेंचर है, यही यहाँ पे बॉन्ड है, यही यहाँ पे वारंट है। ऐसे ही करके ढेर सारे क्या है? प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये सब जब प्रोडक्ट हुए तो कोई ना कोई मार्केट भी तो होगा, होगा या नहीं होगा? यस अब सर। एक चीज बताइए, सब्जी खरीदते तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं? सब्जी मंडी नहीं बोलते हम? यही तो है Yes, वेजिटेबल sir. मार्केट। तो मंडी या मार्केट, ठीक वैसे ही ये सारे के सारे चीज जो है वो फाइनेंशियल नेचर के हैं। इसीलिए इसके लिए जो रेलिवेंट मार्केट है उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। किस नाम से पुकारा जाता है? फाइनेंशियल मार्केट के नाम से। अब जो यहां पे बायर है वो बायर यहां कहलाते हैं सिक्योरिटी लॉ में इन्वेस्टर। क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर। तो जो बायर टू बाय करते थे यही यहां इन्वेस्टर क्या करेंगे? टू इन्वेस्ट। और यहां जो सेलर थे वो क्या करते थे? टू सेल करते थे। जो सेलर यहां है उसी को सिक्योरिटी लॉ में हम क्या कहते हैं? इश्यूअर। और ये क्या करेंगे? टू इशू। जो सेलर होते थे वो क्या सेल करते थे? पेन, मेडिसिन, क्लोथ्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, यही करते थे। और बायर इसी चीज को क्या करते थे? बाय करते थे। अब जो सेलर है उसको हम किस नाम से पुकारेंगे सिक्योरिटी लॉ में? इश्यूअर। इश्यूअर। ये जो Sure. इश्यूअर है वो क्या इशू करेंगे? इक्विटी शेयर। बोलिए जरा। अलग अलग तरह के जो है, जो प्रोडक्ट वर्ड यहाँ पे है, इसी प्रोडक्ट वर्ड को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। जो यहाँ पे मैंने लिखा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, तो ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, डिवेंचर, इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे? इशूअर इशू करेंगे। और जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे इन्हीं इंस्ट्रूमेंट में। अब ये जो सारा कुछ होगा ये किस मार्केट में हो रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए एक जनरल इकोनॉमी का पार्ट बड़े ध्यान से समझिएगा। और वो जनरल इकोनॉमी हमारा क्या है?
कि जितने भी तरह के आप सामान देखिए, जितने भी तरह के आप सर्विसेज देखिए, इन दोनों को क्लब कर दीजिए तो इसके अलावा आपको तीसरा कोई भी चीज नहीं दिखेगा। मतलब अगर आप किसी तरफ नजर डालिए तो या तो वो गुड्स के कैटेगरी में आता है, या जो भी फैसिलिटी वगैरह आप देखते हो किस कैटेगरी में आता है, सर्विसेज। और इसी में सारा दुनिया आपका जो है वो सिमट के रह जाएगा। जैसे आप सामान खरीदे, चाहे जो है वो मेरा ये वाला पेन हो, चाहे कैमरा हो, चाहे एसी हो, चाहे जो कपड़े में पहना हो या आप पहने, चाहे आपके मोबाइल हो, जितने भी तरह की चीजें, चाहे वो खाने पीने की जो भी चीज हो, ये सब जो है वो कोई ना कोई कंपनी क्या करती है, बनाती है। यानी गुड्स है जो क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा कंपनी जो प्रोवाइड करती है वो है सर्विसेज। कंपनी है जिस भी फॉर्म में रहे, जैसे कुरियर सर्विसेज हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, ओला उबर की सर्विसेज हो गई। कहने का मतलब है कि या तो कंपनी गुड्स प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज। ये जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो इसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए या नहीं चाहिए इन बिजनेस को चलाने के लिए? यस सर। तो एक तरफ कंपनी है जिसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, पैसे की। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग पहले चैप्टर पे इन करने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसी में सिलेबस का दिल्ली दर्शन करके पहले चैप्टर में इन कर जाएंगे, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। तो अब जितने भी तरह की कंपनी है, उन कंपनी को अपने जो है वो बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे वो क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट, या क्या दे रहे हो, सर्विसेज, उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। और दूसरे तरफ वो पर्सन, हमारे आपके जैसे लोग, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो गरीब आदमी, आप हैं, जिनके पास आइडल मनी है। आइडल मनी का मतलब क्या, वो पैसा जो आपके खर्च के बाद आपके सेविंग का पैसा, जिसको सरप्लस मनी कहते हैं, आपके पास है। उस पैसे को आप क्या चाहते हैं कि ये पैसा मैं ऐसे जगह लगाऊं कि आज लगाऊं कल डूब जाए, या आज लगाऊं कल ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्या चाह सोचकर क्या पैसे लगाते हैं, इंक्रीज करे या डूब जाए, इंक्रीज करे। तो आप अपने आइडल और सरप्लस मनी को सिर्फ चाहेंगे कि जितना है उतना ही रहे, जितना है उतने से कम हो जाए, या जितना है उससे से ज्यादा हो। क्या चाहेंगे, ज्यादा हो जाए। अब ये कैसे ज्यादा हो जाए? क्या जो है वो रातों रात आप बोलेंगे आंवला का डावला, पैसा मेरा डबल हो जाए, और पैसा डबल हो जाएगा? नहीं। ये कब पैसा बढ़ेगा ये बताइए? ये तब बढ़ेगा जब इस पैसे को कहीं किसी बिजनेस में लगाया जाएगा, उस बिजनेस में क्या निकल करके आएगा, प्रॉफिट निकल करके आएगा, तो आपको भी उसका कुछ हिस्सा क्या होगा, मिलेगा। सेंस तो यही कहता है। अगर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, एक बिजनेस शुरू करना है, मैंने सबको कहा कि आइए मुझे पैसे दीजिए, और जो मुझे प्रॉफिट होगा मैं आप लोगों में बांटूंगा। 1 लाख रुपए चाहिए, मैं 50,000 रुपए लगा रहा हूं, कौन कौन और पैसे लगाएगा? तो मैंने 50% लगाया, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 5,000 लगाया। कंपनी को कल प्रॉफिट हुआ, कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, और 50% मैंने पैसे लगाए थे, तो 1 लाख तो मैंने रखा, लेकिन बाकी 1 लाख लोगों में बटेगा या नहीं बटेगा? अगर बटेगा तो मुझे बताइए, उनका प्रॉफिट बढ़ा या नहीं, उनको जो है वो प्रॉफिट हुआ या नहीं, उनको जो है वो रिटर्न मिला या नहीं मिला? मिला सर। उनके पैसे इंक्रीज हुए या नहीं हुए? यस सर। हुए सर। अब इसी चीज के गैप को हमें फुलफिल करना था, और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए जो है वो कंपनी अलग अलग तरह के क्या करती है, इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास सरप्लस मनी, वो उसमें क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। ये जब पैसे लगाते हैं ये सोच करके कि हमारा पैसा क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जरा सोचिए, कंपनी जब लोगों को बुलाएगी और कहेगी कि आइए हमारे इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाइए, तो कंपनी ये जो तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, ये आपका एक पूरा का पूरा क्या है, चैप्टर है, जिसका नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मैं बस सिलेबस का दिल्ली दर्शन करा रहा हूं। क्या नाम है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और छोटा सा बात, कंपनी जब इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट को इशू करना चाहेगी, तो सबसे पहले उन्हें लोगों को क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, या छीन के पैसे ले आएगी?
सर कन्विंस करना पड़ेगा। और कन्विंस करने का मतलब क्या है, अपने बारे में बताएगी ना। ऑफर जब देगी तो ऑफर डॉक्यूमेंट भी देगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का जो है वो कैसा परफॉर्मेंस पहले रहा है, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है, किस तरह के जो है वो कंपनी के डायरेक्टर का एकेडमिक्स है, इन और ऐसे बहुत तरह के और भी बात, कंपनी को अपनी अच्छे और बुरे सारे बातों को बताना है। और इन सारे अच्छे और बुरे बातों को क्या करने के बाद, सुनने और समझने के बाद लोग तय करेंगे। क्या तय करेंगे कि उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन ये कौन रूल बनाए कि कौन सी कंपनी, हो सकता है कि कोई ऐसा कंपनी हो जो पहले से सोच करके आया है कि मैं क्या करूंगा, लोगों से पैसे इकट्ठा करूंगा और क्या हो जाऊंगा 9 2 11, पॉसिबल। तो क्या Yes, sir. कोई ऐसा बॉडी है जो इन चीजों के निगरानी के लिए बैठा है कि अगर हम पैसे लगा रहे हैं, जो कंपनी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करे कि भाई आप में कम से कम इतना मिनिमम लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो तो ही जो है आप क्या कर पाएंगे, इंस्ट्रूमेंट इशू कर पाएंगे। कहा कि बिल्कुल, और इसी के लिए जो है वो कौन सी बॉडी बनी, इसी बॉडी बनी, उसी का नाम है बिल्कुल सही, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो है वो इसके लिए क्या बना दिया, रूल रेगुलेशन बना दिया और कहा कि अगर कोई पब्लिक इशू करना चाहता है तो उसे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि रेगुलेशन बनाया और कहा कि आप जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे तो पहले चेक की जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद आप ऑफर डॉक्यूमेंट में इन बातों को बताएंगे, अच्छे बुरे सारे बातों को। सोच लीजिए अगर कंपनी को बोला जाए ऑफर डॉक्यूमेंट में बात बताने के लिए तो कभी भी वो अपने खराब चीजों को बताएंगे, नेगेटिव चीजों को बताएंगे? बिल्कुल नहीं। हर कोई क्या बोलेगा, मैं चीज नहीं चाइनीज हूं, हमेशा बोलेगा कि भाई मेरा ये प्रॉफिटेबिलिटी, ये झूठ चीज कह सकता है। सेबी ने यहाँ पे गाइडलाइन दिया और कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके ऊपर जबरदस्त फाइन पेनल्टी लगाएंगे। अब बताइए, अब वो सही बताएंगे या नहीं बताएंगे? सही बताएंगे। सही बताएंगे। और ऐसा ही करने पे आपको बताऊंगा डीएलएफ, आरएनआरएल, इन लोगों को 3-3 साल के लिए मार्केट से हटा दिया गया था। 2600 करोड़ का फाइन पेनल्टी लगाया गया था एक छोटे से चीज को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में, प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखने के लिए। पढ़ाऊंगा जब वो तो डिटेल में बताऊंगा उस समय, और उस समय पूछूंगा भी कि बताइए मैंने कुछ इसके बारे में कभी जिक्र किया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर, इंट्रोडक्शन के दौरान आपने बताया था सिलेबस ओवरव्यू में। तो आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से एस्पेक्ट के लिए इतना फाइन पेनल्टी लगाया गया, 3 साल के लिए मार्केट से डिबार कर दिया गया था। तो यहाँ पे कंपनी तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। उन इंस्ट्रूमेंट को इशू करने के बाद उसे बेसिकली क्या करना है, सेबी ने जो है वो लोगों को बचाने के लिए तरह तरह के गाइडलाइन जारी किए। जितने भी लोग इस मार्केट में हैं, जितने भी लोग, उनको इंटरमीडियरीज कहते हैं, बताऊंगा उनका काम क्या है। उन सारे के सारे इंटरमीडियरीज के लिए नियम कानून बताए, जिसे आप ब्रोकर कह देते हैं, मर्चेंट बैंकर कह देते हैं, क्या काम है सब पढ़ना है हमें। उन सबको बेसिकली कहा कि आप अगर इस मार्केट में रहेंगे तो इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर कोई जो है वो इंस्ट्रूमेंट इशू होता है तो इंस्ट्रूमेंट इशू तो होगा हमारा प्राइमरी मार्केट में, क्या है अभी बताऊंगा, यहां से ही हमारे सिलेबस की शुरुआत होगी। तो प्राइमरी मार्केट में, लेकिन उसे आपको सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में। क्यों लिस्ट करना पड़ेगा, सारा जवाब आपको मिलेगा। कैसे लिस्ट करेंगे, शेयर्स फिजिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो मूव करेंगे। कोई भी जो है वो मार्केट में गलत तरह के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो ऑफेंस कहलाएगा। अगर किसी को शेयर्स की समझ नहीं है तो वो ऐसे लोगों के पास जा सकता है जिनको बहुत अच्छा समझ है और वो किस किस इंस्ट्रूमेंट में पैसे किस तरह से लगाए, वहां जाकर के पैसे लगाए, जो म्यूचुअल फंड कहलाता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर आपको इस मार्केट में किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, तो ऐसे केस में हमने आपके जो है रिड्रेसल का भी इंतजाम किया हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। अगर कोई कंपनी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है
तो क्या वो अपने इशू किए गए इंस्ट्रूमेंट को वापस भी ले सकती है, बायबैक भी कर सकती है? क्यों करेगी, किस तरीके से करेगी, क्या फायदा है बायबैक का? अगर एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मान लीजिए कि कोई भी कंपनी, रेनॉल्ड्स कंपनी, क्या लिंक कंपनी उसे टेक ओवर कर सकती है? एक कंपनी है रेनवेक्सी कंपनी, क्या सिप्ला कंपनी उसे टेक ओवर कर सकती है? कहने का मतलब है क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर सकती है? रियल सेंस क्या है टेक ओवर का? क्या किसी पे कब्जा कर लेना? कैसे टेक ओवर करते हैं? कैसे टेक ओवर जो है एक लीगल जो है वो चीज है और एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बिजनेस के स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, ना कि कोई ऑफेंस होता है। ये सारा कुछ है आपका क्या सिलेबस। तो अब मुझे बताइए पूरे चीज देखने के बाद क्या समझ में आता है कि भाई बड़ा सिंपल सा है, एक तरफ कंपनी और एक तरफ क्या है इन्वेस्टर, यानी एक तरफ इश्यूअर और एक तरफ क्या है इन्वेस्टर। और ये कैसे जो है वो इश्यूअर इन तक अपने इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज पहुंचाएंगे और कैसे इनके पैसे इन तक पहुंचेंगे। इन्वेस्टर ने अगर कोई पैसा लगाया है तो वो इस उम्मीद से लगाए हैं कि वो पैसा इंक्रीज होगा, तो उनके साथ चीट ना किया जाए। साथ ही साथ इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टर और इश्यूअर को एक दूसरे से मिलाने के लिए जो कड़ी होगा वो हमारा क्या कहलाता है इंटरमीडिएट्स। तो वो कहीं बीच में फ्रॉड ना करे। इन्हीं चीजों के लिए पूरा का पूरा आपका क्या बना हुआ है सिक्योरिटीज लॉ। आप सुनते होंगे कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे गिर गया, सुनते होंगे निफ्टी इतने पॉइंट नीचे गिर गया, मार्केट में आज उछाल आ गया। भाई किसी ने उछाल दिया क्या? मार्केट इतने पॉइंट गिर गया, किसी ने धक्का दे दिया क्या? क्या है सेंसेक्स, क्या है निफ्टी, क्या है ये उछाल, कैसे आता है ये उछाल? सारे इन चीजों का जवाब आपको मिलेगा हमारे इसी पेपर में, जिसका नाम क्या है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। तो कौन सा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं ये आपको ओवरऑल समझ में आया? यस या नो? यस सर। ठीक है, अब बारी आती है इसकी शुरुआत करने की, हमला करने की। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? मैंने आपको कहा था कि चैप्टर कैसे कैसे फ्लो करेगा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपका काम रहेगा कि जैसे ही वो चैप्टर हो जाए तो क्या करते जाएंगे हम, बार बार ये स्लाइड में निकालूंगा, बस आपका काम क्या रहेगा वहां टिक लगाते जाना। और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पूरे के पूरे जो है वो चीजों पे क्या लग जाएगा, टिक लग जाएगा। अब पहले हम उस चीज को पढ़ेंगे जिसका हमें क्या करना है, यूज करना है, यानी जिसका यूज कहां होगा, आने वाले चैप्टर में होगा। कोशिश ये रहेगी कि कम से कम जो है मतलब ऐसे चीज आए जो हमारा सुना हुआ ना हो, यानी सुना हुआ हो। मैक्सिमम चीज हमारा क्या हो, सुना हुआ। ये कब होगा, जब इस चैप्टर को कर लेते हैं और उसमें जो जो वर्ड आएंगे वो वर्ड का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, आने वाले चैप्टर में। तो देखिए हम शुरुआत करेंगे यहां से। और एक चीज और, मैं इस सब्जेक्ट में एक यूनिट बनाता हूँ। यूनिट का मतलब है कि ये नहीं है कि ये यूनिट आपके जो है वो मॉड्यूल में दिया हुआ है। जैसे ये जो आपका, जैसे देखिए सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, फिर आपका शेयर्स एम्प्लॉय बेस्ड, स्वेट इक्विटी 1 2 3, और ये देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट एक इधर दे दिया है। इस चार को मैं रखता हूं एक कैटेगरी में, और वो हमारा है पब्लिक इशू मैनेजमेंट। जब पढ़ाऊंगा पब्लिक इशू तो ये चारों चैप्टर आपके एक साथ कवर होंगे, ये नहीं। अब देखिए एक उधर और 3 इधर, कोई बात नहीं, हम इधर घूम घूम के नाच नाच के पढ़ लेंगे। हम जब पढ़ेंगे तो वो पूरे कहानियों में जाएंगे और तब जो है वो एक साथ हमारे इन 3 चैप्टर पे क्या लगेगा, टिक लगेगा। ऐसे ही जब हम स्टॉक एक्सचेंज नाम का यूनिट देखते हैं तो उस स्टॉक एक्सचेंज नाम के यूनिट में देखिए ये वाला ए, LODR, B, ये C, ये आपका D, और यहां पे सेकेंडरी मार्केट E। कितने चैप्टर हैं, 5। इस 5 को हम लोग एक यूनिट में रखेंगे जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड। तो इसीलिए मैंने बोला आप घबराइएगा नहीं, चलिए मेरे तरीके से। और अच्छी बात है भाई, एक यूनिट बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज तो क्या हो गया, एक साथ 5 चैप्टर उड़ जाएंगे। एक साथ जब पब्लिक इशू पढ़ना शुरू करेंगे तो कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे,
4 चैप्टर एक साथ हमारा खत्म होगा, 4 पे टिक लगा लेंगे। तो अब जहां से हम हमला करने जा रहे हैं, जो पहला चीज है वो क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं कहां से, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट से। करें शुरुआत? यस सर। यस सर। तो अब हम बेसिकली पढ़ने वाला चीज करने जा रहे हैं। यहां तक हमने अपना स्ट्रैटेजी और सब कुछ इसलिए पढ़ लिया ताकि हर दिन आप ये ना पूछे कि सर नोट्स देंगे, कुछ लिखना रहेगा, कुछ फेंकना रहेगा, कुछ लुटाना रहेगा, सर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम जो लिखेंगे वो कैसे चेक होगा। तो ये सारे के सारे जो है वो चीज सॉर्ट आउट है, क्लियर है। अब हम सीधे पढ़ाई कर सकते हैं। यस सर। यस सर। कुछ और चीज आपके दिमाग में इस तरह का तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग शुरू करेंगे। है कोई क्वेश्चन या करें हमला? नहीं है सर कोई क्वेश्चन। कोई जनरल क्वेश्चन है आपके माइंड में? सिलेबस बिफोर टाइम खत्म होगा, उसकी टेंशन ना लेंगे। मेरा सबसे पहले कोर्स खत्म होता है और सबसे ज्यादा क्लास भी होता है, दोनों ही चीजें होती है। इसका मतलब यही रहेगा कि कुछ दिनों बाद आपके जो क्लास का टाइम है, अभी फिलहाल MWF और S है। S यानी कि संडे। यहां पे हो सकता है हमारे 2-2 क्लास भी रहेंगे। किस दिन? संडे के दिन। तो ये सब आने वाले समय में होता जाएगा। अभी पहले आराम से चलिए, क्योंकि देखिए अगर मुझे अच्छे से और आराम से पढ़ाना है तो मुझे बताइए मुझे क्या चाहिए? आपका खून, टाइम। क्या चाहिए? टाइम। क्लासेस मुझे चाहिए। तो यहां तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कॉपरेट करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। रीजन ये है, आप खुद सोच करके देखिए, अगर हम MWF में पढ़ेंगे तो एक महीने में आपके कितने क्लास होंगे? 12। और मुझे चाहिए 50 to 60 क्लासेस कोर्स खत्म करने के लिए। और तब भी मैं कह रहा हूं कि नवंबर में पूरा कोर्स खत्म रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम पे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? यस सर। घर में ही से तो हमें पढ़ना रहेगा। जिस दिन जैसे अभी नहीं, अभी पहले आराम से चलते चलिए, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाइए, थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए, तब ना दौड़ लगा पाइएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं और दौड़ लगाने की तैयारी करते हैं। मैं टॉपिक निकाल रहा हूं आपके लिए, दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या स्क्रीन चेंज हुआ? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। चलिए, ये अब हमारा पार्ट बी से हमने हमला क्या किया है, शुरू किया है, और यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। अब इसमें हम अपने 3 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कितने? 3 चैप्टर हमारे इसमें जो है वो कवर होंगे। कैसे, किस तरीके से, वो देखिए। सबसे पहले एक एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो हमने जहां से बातचीत शुरू की थी वहां से हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पहुंचे। मैंने आपको कहा था कि किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी, देखिए अभी श्रीलंका का कितना बुरा हाल है,
तो किसी भी देश की इकोनॉमी को चलने के लिए उस देश में ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन, और ज्यादा से ज्यादा वो सर्विस को क्या करे, प्रोवाइड करे। यानी कि उस देश का जीडीपी जितना ज्यादा होगा उस कंट्री का पोजीशन क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। और ये जीडीपी हमारा बनता है किस चीज से, या तो गुड्स से या किस चीज से, सर्विसेज से। ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कौन करते हैं, गवर्नमेंट। कंपनीज। अगर ये कंपनीज प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी को इसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, उनका फाइनेंशियल नीड होगा या नहीं होगा। Yes, sir. और अगर एक तरफ कंपनी का फाइनेंशियल नीड है तो दूसरे तरफ वो भी लोग हैं, वो आम इंसान हो सकते हैं, यानी वो इंडिविजुअल हो सकते हैं और वो इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिनके पास पैसा है। इंस्टीट्यूशन मैंने बोला, इसका मतलब क्या है, मुझे एक चीज बताइए, बैंक का क्या काम है, छोले भटूरे बेचना, पाव भाजी बेचना, पिज्जा सप्लाई करना, Accepting a लोन lend देना। इसका मतलब वो पैसे से ही तो पैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। आप उनको पैसे देते, उस पर वो इंटरेस्ट देते हैं, कैसे, क्योंकि आप जो पैसे उनको देते उस पैसे को वो कहीं और लगाते हैं और उससे ज्यादा रिटर्न लेते, तब आपको उससे थोड़ा कम क्या करते हैं, रिटर्न देते हैं। और यही बीच का जो उनका पैसा है वही तो उनका क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि चाहे वो आम आदमी हो जिसको मैं इंडिविजुअल कह रहा हूं, या फिर वो इंस्टीट्यूशन हो, जिनके भी पास पैसे, वो अपने पैसे को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक तरफ कंपनी है जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, दूसरी तरफ कौन है, वो लोग जिनको पैसे क्या करने हैं, बढ़ाने। कहा कि ये नीड, कंपनी का जो ये फाइनेंशियल नीड है, ये कैसे पूरा हो, तो कहा इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम का नाम क्या दिया, फाइनेंशियल सिस्टम। आप देखिए, आपको जो पढ़ना है वो किस तरीके से डिराइव होकर के आया है, नाम दिया फाइनेंशियल सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये किस नीड को पूरा कर रहा है, फाइनेंशियल नीड। Finance. आप फाइनेंस का तो यही मतलब है, देखते कभी पैसे खत्म होते तो अपने फ्रेंड को बोलते यार कुछ फाइनेंस करना, दे दूंगा अगले महीने। तो यही जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बना, ये हमारे किस नीड को पूरा करेगा, फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगा। लेकिन जब भी कोई सिस्टम बनता है, वर्ड सिस्टम है, तो जब भी वर्ड सिस्टम है, इसका मतलब है कि सिस्टम एक चीज से नहीं होता है, बड़े सारे चीजों से मिलकर के क्या बनता है, सिस्टम बनता है। बड़े सारे कंपोनेंट से मिलकर के सिस्टम बनता है। लेकिन हर सिस्टम का एक बेसिक नीड होता है, एक बेसिक पर्पस होता है जिसके लिए वो सिस्टम बनता है। जैसे आप मुझे बताइए कि यहां आप क्लास कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इस सिस्टम का पर्पस है कि आप तक क्लास क्या होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। आप लोग में से कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई कलकत्ता में हो, कोई बेंगलोर में, कोई कहीं भी हो सकता है, या दिल्ली के अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। लेकिन सब तक वही क्लास जा रही है, अलग अलग क्लास जा रही है, सेम। क्लास। मैं क्लास ले रहा हूं, मैं, आप जो है वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जरा बताइए, क्या ये बिना सिस्टम के पॉसिबल है? पर्पस आप तक क्लास पहुंचाना, लेकिन देखिए इस सिस्टम के कितने कंपोनेंट हुए। ये जो सिस्टम है आप तक क्लास पहुंचाने के लिए, इसमें देखिए एक आपका मैं हो गया जो पढ़ाने का काम करेगा, एडमिन हो गया जहां आप जो है वो कांटेक्ट करते, विनय सर और बाकी लोग जहां पैसे फी ये सब चीज देते हैं। तीसरे आपके टेक्निकल पर्सन हो गए जो वो सारा इंतजाम देखते, कैसे लिंक है, कब इनेबल कब डिसेबल। जैसे देखिएगा अभी सब स्मूथ चल रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि हम और आप दोनों तैयार हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी का हिकअप्स है, मैं भी तैयार बैठा हूं, आप भी तैयार बैठे, फिर भी क्लास नहीं जा रही है, होता है कभी कभी। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी पार्टनर। कहने का जूम, जो टेक्नोलॉजी जिनसे लेकर के हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे, कहने का मतलब है कि इस चीज को पूरा करने के लिए कि आप तक क्लास पहुंचे, एक सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम के ये सब कंपोनेंट हुए या नहीं, एक कंपोनेंट मैं, एक कंपोनेंट आप, एक विनय सर, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक टेक्नोलॉजी और एक जूम नाम की कंपनी। अगर इनमें से कोई भी बीच से गायब हो जाए तो क्या पर्पस पूरा होगा? No, sir. नो, आप, मेरी क्लास आप तक नहीं पहुंच पाएगी किसी भी कारण से, कुछ भी हो, लेकिन हम और आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे।
यही जो सिस्टम बना, यही हमारा हो गया मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम, यहां पे नाम दिया गया फाइनेंशियल सिस्टम। तो जैसे हमारे उस एजुकेशन सिस्टम में 4-5 कंपोनेंट थे, वैसे इस फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे? बहुत सारे कंपोनेंट हैं, और कंपोनेंट का मतलब है जिसके मदद से वो काम होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब के सब कहलाएंगे कंपोनेंट कहलाएंगे। और अगर हम बात करें मेजर कंपोनेंट की, तो जरा सोचिए, फाइनेंशियल सिस्टम जो वर्ड हमने यूज किया, तो इस फाइनेंशियल सिस्टम का पहले पर्पस, मैंने बोला हर सिस्टम का क्या होगा? एक पर्पस। इस फाइनेंशियल सिस्टम का क्या पर्पस है? पैसा। To provide finance. बिल्कुल सही, फाइनेंस मैनेज करना। टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ कंपनी। सही कह रहा हूं? यस सर। कंपनी के फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, और इन्वेस्टर और ईश्वर को आपस में क्या करना? मिलाना। यानी जिनके पास आइडल मनी है वो इन्वेस्टर कोई हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, और कौन हो सकता है? इंस्टीट्यूशन भी। इंस्टीट्यूशन। जिनके पास पैसा है उनसे ये पैसा कहां पहुंचाना? कंपनी के पास पहुंचाना। अब इस बीच में जितने भी तरह के चीज होंगे वो सब क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा। तो अब देखिए जरा, अगर ईश्वर है, कंपनी है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर है, तो क्या कंपनी जो है या जो इन्वेस्टर है या आप ही और मैं हो गए, अपने जेब से ऐसे करके पैसे की गड्डी निकालेंगे, उसे लपेटेंगे, कस के उछालेंगे, फेंकेंगे, दूसरी तरफ कंपनी होगी जो शानदार तरीके से कैच करेगी, शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी, उसका जहाज बनाएगी, फूक मारेगी, उड़ाएगी, जैसे बचपन में उड़ाते थे, और वो इन्वेस्टर तक पहुंच जाएगा। क्या ऐसे होगा? नो सर। नो सर। सर ऑफ कोर्स इतना तो कॉमन सेंस हमारा कहता है कि नहीं बॉस, ये नहीं लगेगा, ऐसे नहीं होता होगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इन दोनों के बीच में किसका काम करेगा? चेन का काम करेगा, कड़ी का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा, कि इन्वेस्टर के पैसे को किसके पास पहुंचाएगा? कंपनी यानी ईश्वर तक पहुंचाएगा। और ईश्वर ने जितने भी तरह के जो है वो इंस्ट्रूमेंट दिए, वो किन तक पहुंचाएगा? इन्वेस्टर। तो वो जो भी पर्सन होंगे, उनका नाम जो भी होगा, इनामिनाडिका, डायडामिनिका, चिकामिकानिका, जो भी नाम होगा, भूल जाइए, अभी ब्रोकर है, क्या नाम है, सब पढ़ाऊंगा, वो क्या कहलाएंगे? इंटरमीडियरीज। तो ये एक कंपोनेंट हुआ किसका? इस फाइनेंशियल सिस्टम का। जिस भी तरह के इंस्ट्रूमेंट के जरिए कंपनी फंड रेज करती है, वो सब क्या कहलाया? प्रोडक्ट। यानी जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर जो भी है, वो हमारा क्या कहलाया? प्रोडक्ट। और यही हमारा है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, ये भी आपका एक चैप्टर है, ये भी एक क्या है आपका? चैप्टर। और दोनों किसके कंपोनेंट हैं? फाइनेंशियल सिस्टम के। अब मैंने क्या बोला था वो सुनिए, फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। अगर ये कंपोनेंट ना हो तो फाइनेंशियल सिस्टम फुलफिल नहीं होगा। तो मुझे बताइए, अगर इंस्ट्रूमेंट ही ना हो, ना शेयर्स, डिवेंचर, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही ना हो, तो कंपनी इशू क्या करेगी? क्या फाइनेंशियल नीड पूरा होगा? तो मैंने बोला कि सिस्टम का मतलब होता है कि आपका वो पर्पस पूरा होना चाहिए, और वो पर्पस तब पूरा होगा जब उस सिस्टम के सारे कंपोनेंट क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। तो इस सिस्टम का एक कंपोनेंट है डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट, जिसे हम सिक्योरिटीज या क्या नाम से बुलाते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से, जो आपका एक चैप्टर है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब बताऊंगा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैसे कह दिया, सब बताऊंगा। अब इसके अलावा कौन लोग हो गए? अगर हम और आप लगाते हैं तो क्या कहलाते हैं? इंडिविजुअल। यही चीज अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगाई तो वो क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। यही हमें पढ़ना है, ये है इसका अगला कंपोनेंट, और ये भी आपका क्या है? एक चैप्टर है। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट कर रहे हैं, तो इसमें देखिए, एक चैप्टर हमारा हो गया कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये
एक चैप्टर हो गया इंटरमीडिएरीज, एक चैप्टर क्या हो गया कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन। लेकिन देखिए किस तरह से चेन से जुड़ा हुआ है ताकि आप सेंस को समझ सके। ये नहीं कि बस चलो भाई कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते, क्यों पढ़े ये भी तो जरा समझिए। और ये जो इशूअर हैं और जो इन्वेस्टर हैं ये मिलेंगे कहां, किस मार्केट में, स्टॉक मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट। याद कीजिए मैंने क्या बोला था। आज जब शुरुआत की थी सिलेबस बताते वक्त तो मैंने एक वर्ड बोला था, रेलिवेंट मार्केट। Relevant किसके अकॉर्डिंग market। होता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग इस मार्केट का नाम क्या है, सब्जी जिस मार्केट में लेते उसे क्या कहते हैं, सब्जी मंडी कहते हैं। यस सर, यस सर। सिक्योरिटी Capital मार्केट। रेलिवेंट मार्केट का फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। तो अब देखिए हमारे इस फाइनेंशियल सिस्टम के ये कंपोनेंट है। अगर ये कंपोनेंट ना हो तो इसका मतलब सिस्टम का पर्पस डिफीट हो जाएगा। और सिस्टम का पर्पस क्या है, फाइनेंशियल नीड को क्या करना, फुलफिल करना। फुलफिल करना। तो मुझे बताइए क्या बिना फाइनेंशियल मार्केट के नीड फुलफिल होगा, नो सर। मार्केट ही नहीं होगा तो भैया बेचोगे कहां, खरीदोगे कहां। अगर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा तो क्या इशू करेंगे आप, इंटरमीडिएरीज ही नहीं होंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट पहुंचेगा और पैसे पहुंचेंगे कंपनी तक। अगर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं होगा तो पैसा लगाएगा कौन। इसका मतलब ये मेजर 4 कंपोनेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल सिस्टम के बस यही कंपोनेंट है। मैंने आपको कहा कि आप तक जो क्लास पहुंचती है उसमें मेजर मैंने नाम बोला, क्या इतने ही लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने ये मेजर नाम का। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम के ये मेजर क्या है, कितने कंपोनेंट, 4। कौन कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएट्स। अगर आसान शब्दों में कहें तो भाई फाइनेंशियल मार्केट, फिर हमारा जो है वो इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद इंटरमीडिएरीज और इंस्टीट्यूशन। ये हमारे क्या है, 4 कंपोनेंट है। अब इन्हीं कंपोनेंट को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं जिस दिन आपका ये पोर्शन पूरा हो जाएगा आपका 70% कोर्स खत्म हो जाएगा। आप कहेगा सर एक स्लाइड 70%, हाँ जी। और ये खत्म होने में आपको 30-35 क्लासेस से ज्यादा लगेंगे। आप कहेगा सर ऐसा क्या इसमें कराने जा रहे हैं, देखते जाइए अभी किस तरह से ये जाएगा, कितने चैप्टर कहां कहां से। तो सबसे पहले तो एक चैप्टर तो आपका यही हो गया, एक चैप्टर ये हो गया, एक चैप्टर ये हो गया। इसके अलावा इधर कितने चैप्टर निकलेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले जरा हम किसको समझते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये बात समझ में आई, यस या नो बोलिए, क्लियरली समझ में आया फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, थैंक यू। यस सर। अब जरा ऐसे ही समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। क्या है फाइनेंशियल मार्केट, मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल मार्केट इसका मतलब मार्केट वो जगह है जहां पे कौन कौन मिलते हैं, बायर सेलर, और कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे बायर हो गए इन्वेस्टर, सेलर हो गए इशूअर, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज, या किस नाम से बुलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से। इधर आपके हो गए इन्वेस्टर्स और एक तरफ क्या हो गए, इशूअर। अब ध्यान से सुनिए कि ये कैसे आपका फाइनेंशियल मार्केट को हम फिर कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं। और ये सब मिल रहे हैं किस मार्केट में, फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट। अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि मुझे जो है वो कुछ पैसे की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, मुझे जो है वो पैसे की जरूरत है। मैंने जो है वो विक्रम को कहा कि विक्रम आप मुझे कुछ पैसे देंगे। किनको कहा, विक्रम को, कि विक्रम आप मुझे कुछ पैसे देंगे। मैं अपना पर्स भूल गया घर पे, वैलेट घर पे भूल गया। मान लीजिए कि हम और आप रेगुलर क्लास में NIRC में क्लास कर रहे हैं, मैं पहुंचा वैलेट भूल गया। मैंने कहा कि विक्रम आप मुझे 200 रुपीज दे दें। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप मुझे वापस कब करोगे। मैंने कहा ये पैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास अल्टरनेट डे में आऊंगा तो वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप मुझे 210 रुपए दे देना परसों। ठीक है, मैं और विक्रम कहां खड़े थे, NIRC के OT में, क्लास में, ओरल ट्यूशन क्लासेस में। मैंने उनसे कितने रुपए लिए, 200।
उनको मैं कितने रुपए दूंगा? 210। कब दूंगा? 2 दिन बाद। मेरा फाइनेंशियल नीड जो है वो कितने दिन में पूरा होगा? जब 2 तक days। मेरे 2 और दिन में। विक्रम का सारा हिसाब खत्म नहीं होता तब तक फाइनेंशियल नीड पूरा होना नहीं माना जाता है। मान लीजिए कि मैं अगले ही दिन उनको 10 रुपए दे देता या 100 रुपए दे देता, तो भी मेरा और विक्रम का क्या हिसाब बराबर? नो सर, नो सर। अब बराबर जब 210 पे 210 जब 210 210 रुपए दे देता तो मेरा और उनका हिसाब क्या हो जाता? पूरा क्लियर। हो जाता। 2 दिन बाद में आया, उनके 210 रुपए दे दिए, इसका मतलब मेरा जो फाइनेंशियल नीड था वो फुलफिल हो गया। यस अब सर। मैं उनसे ही पैसे लेता हूं और इस बार पैसे लेता हूं और उनको कहता हूं कि मुझे ना मकान बनाना है, तो मुझे आप जो है, याद रखिए अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको कहा कि मुझे जो है वो मकान बनाना है, मुझे आप पैसे दीजिए, मैं आपको पैसे जो है वो 3 साल में वापस कर दूंगा, चाहे जो भी पैसे लिए, 200 रुपये लिए मान लीजिए। कितने दिन में बोला वापस करूंगा इस बार? 3 years। 3 इयर्स। मैंने बोला कि आपको हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको जो है मैं 10% का क्या देता जाऊंगा? इंटरेस्ट देता जाऊंगा। तो 200 रुपए का 10% का मतलब पहले साल कितना दिया? 20, नॉर्मली दे रहा हूं 20 और 20, और तीसरे साल के खत्म होने पे जो उनके प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उनको दे दूंगा। तो मेरा और उनका हिसाब कब बराबर होगा? पहले साल 20 रुपया देते ही, नो सर। नो सर। दूसरे साल, नो सर। नो सर। तीसरे साल जब इंटरेस्ट दिया तब, नो नो सर। सर। प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया तब। यस सर। तो इसका मतलब यहां जाकर के माना जाएगा कि मेरा जो फाइनेंशियल नीड था वो कहां, कितने साल का था? 3 years, 3 years। और यहां पे फाइनेंशियल नीड कितने दिन का था? 2 days, 2 2 days। days। दोनों ही केस में पैसा लेने वाला कौन? मैं, आप। गरीब आदमी। देने वाला कौन? विक्रम, विक्रम द ग्रेट, मालदार आसामी। पैसे दिए, देने वाले वो। जगह कौन सा? NIRC, एनआईआरसी का क्लासरूम। अब जब ये वाला काम उन्होंने किया तो कहलाएगा कि मैं और विक्रम हैं मनी मार्केट में। किस मार्केट में? money, और जब ये वाला पैसा दिया तो कहलाएगा कैपिटल मार्केट में। देखते हैं लॉ कितना जो है वो गड़बड़ चीज है। जिस चीज को आसान किया जा सकता था उसको ये क्या करते हैं? कॉम्प्लिकेट करते हैं, और तब टीचर को आकर के उसे क्या करना पड़ता है? आसान करना पड़ता है। ये कहते हैं कि अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल नीड, अब जरा कंपनी में आ जाते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल नीड कम टाइम का हो, कम दिनों का हो, तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल मार्केट के किस सेगमेंट में है? मनी मार्केट। और अगर उनका जो है वो फाइनेंशियल नीड ज्यादा दिनों का हो तो फाइनेंशियल मार्केट के किस सेगमेंट में है? कैपिटल मार्केट में। अब देखिए ये कम और ज्यादा का क्या मतलब है भाई? किसी के लिए 2 दिन कम हो सकता है, किसी के लिए 2 साल भी जो है वो कम हो सकता है। सही कह रहा हूं? ये तो रेफरेंस फ्रेम की बात हो गई। तो कहा भाई ये कम ज्यादा से तो काम नहीं चलेगा, एक डेट बताओ। तो अगर मेरा फाइनेंशियल नीड 1 साल से कम दिनों का है तो वो क्या कहलाएगा? मनी money मार्केट। market, और अगर मेरा फाइनेंशियल नीड 1 ईयर या क्या है more capital market, तो इसका मतलब किस मार्केट में है? कैपिटल मार्केट। जरा सोचिए, वही एनआईआरसी का रूल, वही जो है वो विक्रम, वही मैं। अगर 1 साल से कम दिनों में मैं उनका पैसा सूद समेत वापस कर देता हूं तो इसका मतलब वो एनआईआरसी का वो रूल क्या माना जाएगा? मनी मार्केट। मनी मार्केट। मनी मार्केट। और वही विक्रम, वही मैं, वही ओटी क्लास, वही एनआईआरसी का क्लासरूम। अगर जो मेरा फाइनेंशियल, अगर मैं पैसे सूद समेत उनका वापस करता हूं 1 साल या उससे ज्यादा दिन में, तो माना जाएगा कि हम दोनों कहां खड़े हैं? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। जबकि साफ साफ आप देख रहे हैं कि हम दोनों कहां खड़े हैं? NIRC। एनआईआरसी के क्लासरूम में। एक बार उसको बोल रहे हैं मनी मार्केट और एक बार उसको क्या बोल रहे हैं?
कैपिटल मार्केट। ठीक उसी तरह से कंपनी का जो फाइनेंशियल नीड होता है दो तरह का, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। एक वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए, कंपनी का रॉ मटेरियल जो है वो कंपनी रॉ मटेरियल खरीदेगी, उससे सामान बनाएगी, बनाने के बाद उसे बेचेगी, पैसा आएगा चुकता कर देगी, कम दिनों में कर देगी। ये भी नीड होगा या नहीं होगा? वर्किंग कैपिटल का नीड होता है नहीं कंपनी को? Yes, sir. कंपनी को Yes, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट वगैरह में 5-5 साल लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करने में? तैयार करने में, जिसको क्या कहते हैं हम? जनरेट करने के लिए जेस्टेशन पीरियड। अब बताइए, दोनों ही केस में पैसे ले रही है नहीं ले रही है लोगों से? ले रही है। पहले केस में पैसा 1 साल से कम दिनों में चुकता कर दे रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी किस मार्केट में है? मनी मार्केट। मनी मार्केट। मनी मार्केट। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह चलाना है जहां पे पैसा चुकता करने में कितना समय लगेगा? कितना भी लगे, 1 साल या उससे ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब किस मार्केट में है? कैपिटल मार्केट। इसका मतलब इतना तो आप समझ गए कि कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा रहता है कि मनी मार्केट में आपका स्वागत है या कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत है, मनी मार्केट में पधारने के लिए धन्यवाद, ऐसा नहीं लिखा रहता है। जैसे जाते तो लिखा रहता है लाजपत नगर में स्वागत है इधर वाले गेट पे, उधर से जाने लगते हैं तो लाजपत नगर में पधारने के लिए धन्यवाद, सरोजनी नगर में पधारने के लिए धन्यवाद। देखा है ना ऐसा लिखा हुआ? लेकिन ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जैसा कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा रहता है। वो आपके अंडरस्टैंडिंग में है कि अगर पैसे कितने दिन के लिए हैं, लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। वर्ड याद रखिएगा, 1 साल नहीं, 1 साल से कम दिन। तो इसका मतलब है कि कंपनी किस मार्केट में है? मनी मार्केट। मनी मार्केट। मनी मार्केट। अगर जो है नीड 1 साल या उससे क्या है ज्यादा दिनों का, तो इसका मतलब किस मार्केट में है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में। ध्यान से, चाहे मनी मार्केट में हो चाहे कैपिटल मार्केट में हो, ये दोनों मार्केट किस मार्केट से निकल के आया? फाइनेंशियल Financial मार्केट। मार्केट। तो मार्केट में इशुअर और कौन होंगे? इन्वेस्टर। और उन दोनों के बीच क्या होगा? एक इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी, जिसे आसान शब्दों में मैंने प्रोडक्ट बोल दिया, सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट होगा। तो यही मनी मार्केट जो है में जब आप होंगे तो कंपनी कौन सा इंस्ट्रूमेंट देगी इश्यूअर को, इन्वेस्टर को? कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट के आगे लगा दिया मनी मार्केट। और जब किस मार्केट में आप हैं तो इन्वेस्टर को कोई इंस्ट्रूमेंट दीजिएगा ना, या ऐसे ही पैसे दे देगी? इंस्ट्रूमेंट देंगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। ये तो आपका एक चैप्टर है। मनी मार्केट आपके कोर्स में नहीं है, अब नहीं है क्योंकि ये कहां है आपका? प्रोफेशनल में। तो आपके में है कैपिटल मार्केट। बढ़ते हैं आगे, कैपिटल मार्केट में आए। अब कैपिटल मार्केट में मैंने आपको क्या बोला ये बताइए कि कैपिटल मार्केट में जो कंपनी का फाइनेंशियल नीड है वो कितने दिनों का है? More than 1 year. 1 ईयर। नहीं, मोर देन नहीं बोला है मैंने, 1 ईयर और मोर, ये और वर्ड more रखिएगा। तो अगर हम इस मार्केट में हमारा फाइनेंशियल नीड है 1 साल या उससे ज्यादा दिनों का, तो ये नीड हम कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं ये सुनिए। हम चाहें तो कोई सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, देखेंगे कौन कौन सा होगा। चाहे हम शेयर्स दे सकते हैं, डिवेंचर दे सकते हैं, बॉन्ड दे सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, क्या हम बैंक से कर्ज नहीं ले सकते? यस या नो बोलिए तो। यस सर। यस क्या सर। बैंक 4 साल के लिए कर्ज नहीं देती है? 5 साल के लिए कर्ज नहीं देती है? यस सर। देती है। यस। इसका मतलब एक तरीका तो बैंक से कर्ज लेना भी तो हुआ। पब्लिक को कोई इंस्ट्रूमेंट ना इशू करके हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, तो हम किस मार्केट में हैं? हाँ भाई, तो भी आप कैपिटल मार्केट में ही है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट का ही मतलब है कि आपका फाइनेंशियल नीड जो है वो कितने दिनों का है? 1 साल या 1 साल से और ज्यादा दिनों का। अब आप कैसे ले रहे हैं उसके बेसिस पे तो फिर कैपिटल मार्केट फर्दर क्या हो जाएगा? फर्दर जो है वो सेग्रीगेट होगा। जैसे हमने फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या बोला था? फाइनेंशियल नीड पूरा होगा।
फिर हमने उसको रिफाइन किया। नीड अगर 1 साल से कम दिनों का है तो किधर जाएंगे? मनी मार्केट। 1 साल या उससे ज्यादा का है तो कहां जाएंगे? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट शेयर डिवेंचर इशू नहीं करना है, बैंक से लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, तो भी तो पूरा होगा फाइनेंशियल नीड। इसका मतलब हम कैपिटल मार्केट में हैं या कहीं बाहर हैं? कैपिटल मार्केट। हम लोगों के बीच में डिवेंचर, बॉन्ड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर देंगे 1 साल या उससे ज्यादा दिन का। अब बताइए, अब हम कैपिटल मार्केट में हैं या कहीं कहीं बाहर हैं? कैपिटल मार्केट। तो अगर हम कोई सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट इशू करके अपने फाइनेंशियल नीड जो कितने दिनों का है, 1 साल, 1 year, 1 साल से ज्यादा दिनों का है, उसको पूरा करते हैं, तो हम कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में हैं? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में हैं? सिक्योरिटी मार्केट। हाँ जी, कैपिटल मार्केट फिर बट गया 2 हिस्सों में, सिक्योरिटीज मार्केट। और अगर हम बैंक से लोन ले लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिए या पब्लिक डिपॉजिट, सेक्शन 73 से सेक्शन 76 जो आप पढ़ते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के तहत जो है वो पैसे रेज कर लिए, तो इसका मतलब हम कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में हैं? बोलिए। अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, ये आपको यहां पे नहीं पढ़ना है। ये कहां पे पढ़ना था आपको? सीएल में। इसमें आप सेक्शन 73 से सेक्शन 76 पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहिए था या पढ़ेंगे। अब हम पहुंच गए रिफाइन होकर के कहां पे? सिक्योरिटीज मार्केट। अब ध्यान से सुनिए इस चीज को, इस सिक्योरिटीज मार्केट को। ये सिक्योरिटीज मार्केट जो है, यानी कि यहां पे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इशू होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, बड़े तरह के। प्रेफरेंशियल शेयर ही आपको 8-8 तरह के बताऊंगा, डिवेंचर 8-8 तरह के पढ़ेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है कि कंपनी कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी जब इशू करेगी तो उसके 2 पार्ट हो गए, एक हो गया प्राइमरी मार्केट और एक क्या हो गया? सेकेंडरी मार्केट। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझिए कि प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या हुआ। एकदम आसान शब्दों में, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे बताइए कंपनी को क्या अपने अक्खा लाइफ में एक ही बार पैसे की रिक्वायरमेंट होगी? सर बहुत बार होगी। तो कंपनी को जब ये पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, मान लीजिए आज कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट हुई और ये 10 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट हुई, पॉसिबल? यस सर। कोई प्रोजेक्ट चलाना है, 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, तो इतना तो पता है कैपिटल मार्केट में है। इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं तो किस मार्केट में हो गए? सिक्योरिटीज मार्केट। सही कह रहा हूं? अब इस सिक्योरिटीज मार्केट में कंपनी जाकर के इक्विटी शेयर इशू करती है और कहती है कि इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है। कितने इक्विटी शेयर? कितने इक्विटी शेयर इशू कर रही है? 1 करोड़। 1 करोड़ इक्विटी शेयर। कितने रुपए वाले? 10 रुपीज। आ गया कंपनी को 10 करोड़ अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी का अभी के समय में 1 करोड़ शेयर कंपनी ने इशू कर दिया, लोगों ने ले लिया, कंपनी को 10 करोड़ मिल गए। फिर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? यस होगी सर। होगी। ठीक है। फिर कंपनी कुछ दिनों के बाद फिर से आती है और कहती है कि अब उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए। मान लीजिए कंपनी इस बार जो है वो 50 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 10 ही रुपए वाले। फिर से उनका 5 करोड़ का फाइनेंशियल नीड पूरा हुआ। तो कंपनी जब जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, जब भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, तो हमेशा किस मार्केट में करेगी? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, फिर वही वर्ड, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को देख करके आपने देखा ना, क्या कोई बैनर लगा हुआ था? नहीं। एक सेंस ही तो था कि वो मार्केट जहां पे आपका फाइनेंशियल नीड 1 साल से कम दिनों का, इसका मतलब आप किस मार्केट में खड़े हैं? मनी मार्केट। ठीक वैसे ही कंपनी जब जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो हर इंस्ट्रूमेंट कहां इशू होगा? प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है व्हेन यू आर डायरेक्टली
गिविंग इट टू द इन्वेस्टर। डायरेक्टली कंपनी से किसको मिल रहा है? इन्वेस्टर को। ठीक है, इंटरमीडिएरीज के थ्रू मिलेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, तो मैं एक और आपको क्लैरिटी देता हूं। किसान, ये वर्ड सुना है? फार्मर। हम कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, चाहे हम जो है वो वेजिटेबल की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, मुझे एक चीज बताइए, आप चाहे तो डायरेक्टली जो है वो जा करके किसान से खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं? उनके डायरेक्टली उनके जो है वो खेतों में, यस या नो? यस सर। यस सर। अगर आप उतना पेन लेना चाहें तो खरीद सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपने उस समय नहीं खरीदा, किसान ने जो है वो भिंडी लगाया था, भिंडी हुआ, और वो भिंडी आप उस समय नहीं खरीदे, या गेहूं धान कुछ भी था आपने नहीं खरीदा, उस समय खरीद लिया किसने? बड़े बड़े जो है वो शॉपकीपर ने खरीद लिए, और खरीद करके वो अपने दुकानों में रख लिए। तो किसान से जब चाहे आपने खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, चाहे जो है वो बड़े बड़े शॉपकीपर ने खरीदा, जिसने भी खरीदा तो माना जाएगा कि ये सबने जो है वो कहां से खरीदा, किस मार्केट से खरीदा? प्राइमरी। यानी किसान से जैसे जिसने भी डायरेक्टली खरीदा, लेकिन किसान से मैं नहीं खरीद पाया, आप भी नहीं खरीद पाए। लेकिन आपको क्या चावल और दाल की जरूरत नहीं है? अब कैसे खरीदिएगा? किसान का तो जो अनाज हुआ था वो सब अनाज क्या हो गया? बिक गया। कहां पहुंचा? कुछ आम लोगों तक पहुंचा और कुछ कंपनीज तक पहुंची, चाहे रिलायंस फ्रेश वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दुकानदार हो, उन तक पहुंच गया। अब क्या करें? जिन लोगों ने ले लिया वो क्या करेंगे? सारा खुद बना करके खाएंगे या फिर आगे वो बेचना भी चाहेंगे? बेचेंगे। आगे बेचना भी। दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने अभी नहीं, उस समय नहीं खरीदा था, वो चावल दाल कैसे खाएंगे? वो भूखे मरेंगे या वो खरीदेंगे? खरीदेंगे। किसान से मिलेगा उन्हें? नहीं सर। है ही नहीं किसान के पास। अब फिर किसान के पास कब आएगा? जब फिर से किसान खेती करेगा और फिर से जो है वो फसल तैयार होगी, तब फिर किसान से वो खरीद सकते हैं। सही कह रहा हूं? लेकिन इस बीच में जिनके पास ढेर सारा फसल खरीदा हुआ है वो, और जिनके पास नहीं है, उनके बीच में कोई मार्केट होगा या नहीं होगा खरीदने बेचने के लिए? होगा। अगर नहीं होगा तो हम और आप खरीदते हैं कैसे? जाते हैं ना दुकानों में, जाते हैं ना मॉल में, और खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं? ये कहलाया सेकेंडरी मार्केट। और दो वजह से ये दिया गया है। क्यों दिया गया? एक तो जिन लोगों ने खरीदा है प्राइमरी मार्केट में, किसान से खरीदा है, अरे भाई इसीलिए खरीदा ना कि वो उसे रखेंगे कोल्ड स्टोरेज या जहां भी हो अच्छे तरीके से, और कल के डेट में थोड़े ज्यादा प्राइस पे उसे क्या करेंगे? बेचेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने पहली बार नहीं खरीदा था, उनका भी नीड क्या होगा? पूरा होगा। तो देखिए दोनों पर्पस सॉल्व हो रहा है। अगली बार फिर से जो है वो किसान जब फसल को उगाएगा और बेचेगा, तो वो कौन सा मार्केट माना जाएगा? प्राइमरी मार्केट। तो उस किसान से चाहे आप और मैं खरीदने जाएं, चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर वाले खरीदने जाएं, वो कौन सा मार्केट माना जाएगा? प्राइमरी। क्या वहां पे खेत में एक झंडा करा हुआ है प्राइमरी मार्केट का? और जब मॉल में जा रहे तो वहां लिखा हुआ है सेकेंडरी मार्केट? देखते कहीं लिखा देखते सेकेंडरी मार्केट? हेलो, बाद में बात कर रहा हूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी। बिल्कुल, ये एक क्या है? सिर्फ सेंस है। तो ठीक वैसे ही कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होगी, कंपनी जब जब इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, तो डायरेक्टली कंपनी दे रही किनको? इन्वेस्टर को। तो वो कौन सा मार्केट कहलाएगा? प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में हमेशा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इशू होता है। अगर मान लीजिए किसान ने खेती किया ही नहीं, किसान ने फसल उगाया ही नहीं, किसान ने किसी को दिया ही नहीं, तो ऐसे केस में मुझे बताइए कि क्या वो दुकानों में दिखेगा? फिर से बोलूं, किसान ने खेती ही नहीं, किसान ने किसी को बेचा ही नहीं, तो क्या वो मॉल में और डिपार्टमेंटल स्टोर में दिखेगा? नहीं। इसका मतलब जब तक प्राइमरी मार्केट में कोई चीज नहीं रहेगा, तब तक वो सेकेंडरी मार्केट में पहुंचेगा? नो सर।
No, sir. और जो भी No, चीज sir. प्राइमरी मार्केट में जो है वो रहेगा, उसे सेकेंडरी मार्केट में आना ही होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दो वजह से, या तो जिसने प्राइमरी मार्केट में खरीदा है वो बेचेगा तो भी कहां बेचेगा? सेकेंडरी मार्केट में। और जिसने नहीं खरीदा था, जिसे जरूरत है, वो भी कहां आएगा? सेकेंडरी मार्केट। ये मार्केट प्लेस दिया गया। ठीक उसी तरह कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होगी, कंपनी ने इशू किया, आज 1 करोड़ शेयर इशू किया, कल हो सकता है फिर से 2 करोड़ शेयर इशू करे, तो ये दोनों ही कहां पे होगा? प्राइमरी मार्केट में। रिबॉक कंपनी टी शर्ट बनाएगी, हमेशा समझिए प्राइमरी मार्केट आपके फैक्ट्री की तरह है। तो रिबॉक अगर कंपनी अगर 1000 टी शर्ट बनाती है तो कहां बनाएगी? फैक्ट्री में बनाएगी ना, फैक्ट्री में ही बिक जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा? ये जो 1000 टी शर्ट बने हैं, ये कहां लाए जाएंगे? Market outlet. Relevant market. नाम बोलिए, अक्ल लगाइए। किस Sir, जगह से आप relevant खरीदते हैं? सर Relevant स्टोर market. से। शोरूम से, कहते हैं ना उसे स्टोर, शोरूम। वहां पे क्या किया जाता है? डायरेक्टली आप जाकर के खरीद लेते हैं या डिस्प्ले पे लगा रहता है, देख करके आपकी इच्छा होती है खरीदते हैं? तो जो चीज फैक्ट्री में बना, ये 1000 टी शर्ट, वो 1000 टी शर्ट कहां लाया गया? शोरूम में। और उसे क्या किया गया? डिस्प्ले किया गया। और वहां पे जाकर के डिस्प्ले हुआ, लोग उसे क्या करते हैं? खरीदते हैं। ट्रेडिंग शुरू हुई। कल 1000 टी शर्ट जो है उनका बिक गया शोरूम में, अब कंपनी बंद हो जाएगी, रिबॉक कंपनी अब बंद हो जाएगी, या और प्रोडक्ट बनाएगी, सब कंटिन्यूस प्रोडक्शन करेगी। और टी शर्ट बनाएगी। इस बार टी शर्ट डायरेक्टली शोरूम में ही बना लेगी। नहीं सर, फैक्ट्री में नहीं। No, भैया, sir. ना तो नहीं बोल सर, पहले तो फैक्ट्री में ही बनाएगी। तो फिर 2000 टी शर्ट कहां बनाएगी? सर उसकी फैक्ट्री फैक्ट्री में में। प्रोडक्शन। फिर फैक्ट्री में बना, और इस बार फैक्ट्री में ही बिक जाएगा। नहीं इस बार फैक्ट्री में ही बिक जाएगा। नो सर, नो सर, फिर वो 2000 टी शर्ट कहां आएगा? शोरूम में। शोरूम में। फिर से डिस्प्ले होगा, यस सर, यस सर। यस सर, फिर से उसकी ट्रेडिंग होगी। यस यस सर, Yes, सर। sir. बिल्कुल ऐसे ही है। कंपनी को जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1 करोड़ शेयर इशू किया प्राइमरी मार्केट में, वो 1 करोड़ शेयर अब डिस्प्ले होगा और उसकी ट्रेडिंग होगी। अंतर इतना ही है कि जहां हम वर्ड शोरूम बोलते हैं, उसे क्या बोलिए? Stock market. स्टॉक मार्केट। इसी सेकेंडरी मार्केट का जो है वो नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। तो जितने भी बार शेयर इशू होंगे, हर बार उस शेयर्स को क्या किया जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज में डिस्प्ले वर्ड की जगह यहां पे वर्ड यूज क्या कीजिए? लिस्ट करना। और ट्रेडिंग तो अपनी जगह सेम ही वर्ड है, उतने ही बार उसका जो है वो ट्रेडिंग होगा। ऐसा क्यों किया गया वो सुनिए। कंपनी ने लोगों को शेयर दे दिए। कंपनी के पास, कंपनी ने 1 करोड़ शेयर 10 रुपए वाले इशू किए। कंपनी के पास 10 करोड़ आ गया। कंपनी की बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो गई, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, हाँ या ना? अपना बिजनेस शुरू कर दिया ना? यस Yes, सर। sir. अब मुझे बताइए, हमने और आपने अपने हार्ड मनी 10-10 रुपए वाले शेयर खरीदे थे, तो आज अब ये जानना हम नहीं चाहेंगे कि हमारे 10 रुपए वाले शेयर 9 रुपए के हुए या 11 रुपए के। ये हमारी इच्छा होगी या नहीं? होगी। यस और सर, अगर हमें बेचना रहेगा तो कहां बेचें? बेचने के लिए हमेशा मार्केट होना चाहिए या नहीं? यस सर, Yes, sir. कंपनी कभी नहीं चाहती थी लिस्ट करें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पैसे लेते हैं इस बात के। सेबी ने बोला कि देख भाई, अगर आप चाहते हैं क्या करना, मार्केट में इंस्ट्रूमेंट इशू करना, तो जितने भी बार आप इशू करोगे आपको स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा? List करना पड़ेगा. यूज करना पड़ेगा। ताकि लोग क्या कर सकें? उसका प्राइस देख सकें, और जिन्हें खरीदना हो वो क्या कर सकें? Buy कर. खरीद सके, और जिन्हें बेचना हो वो क्या कर सके? बेच सके। Sell कर मैं सके। आपको दिखलाऊंगा कि कैसे ये खरीदने बेचने का काम होता है। बहुत डिटेल में इसमें जाएंगे, थोड़ा सा वैसे झलक दिखलाऊंगा भी आपको कि कैसे खरीदते बेचते हैं। अभी इतना समझिए पहले कि लोगों को, एसबीआई का लोगों ने शेयर खरीदा, इंफोसिस का शेयर खरीदा, और कोई मार्केट ना हो तो क्या करेंगे? आज सब्जी वाले का ही आप एग्जांपल लीजिए। आप अगर अपने खेतों में भिंडी उगाया, कुछ उगाया, आपने उठाया और जाके मार्केट में बैठ गए और आपका सेल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां खरीदने वाले आएंगे, मंडी में चले गए। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई मार्केट ना हो कोरोना के समय में,
क्या करते थे सब्जी वाले, टोकरी में लेकर के नहीं घूमते हैं या ठेले में लेकर नहीं घूमते हैं, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, आवाज देते हैं। आपको भी ऐसे ही करना पड़ता। अगर सेबी ना होती, टोकरी में आपको सर्टिफिकेट रखने पड़ते हैं, एसबीआई के शेयर ले लो, इंफोसिस के शेयर ले लो, और टोकरी में लेकर के आवाज मार रहे फिर रहे होते। सेबी ने कहा इना चल में ऐसे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा। इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं तो भाई वो ये भी तो चाहेगा कि उसको इस चीज का लिक्विडिटी मिले, कल के डेट में अगर बेचना चाहे तो क्या कर सके, बेच सके, साथ ही साथ जान तो सके कि उसका प्राइस क्या है और सही समय पे उसे क्या कर सके, बेच सके। तब उन्होंने कहा कि सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में इसे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी ने आज 1 करोड़ शेयर इशू किए तो 1 करोड़ शेयर लिस्ट करेगी, कल को 2 करोड़ शेयर और इशू कर दिए तो 2 करोड़ शेयर लिस्ट करेगी। टोटल कितने शेयर उनके लिस्ट रहेंगे, 3 करोड़ शेयर। अब मैंने आपको कहा था कि ये आपका कितने जो है 70 मार्क्स का है। आप कहेगा सर कैसे, तो देखिए ये 1 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर। अभी बस मैंने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट थोड़ा सा बताया है, फाइनेंशियल मार्केट पूरा नहीं। इस प्राइमरी मार्केट में टोटल 4 चैप्टर जब होंगे तो प्राइमरी मार्केट होगा खत्म, और सेकेंडरी मार्केट में 5 चैप्टर होंगे तो ये होगा खत्म। लेकिन इसे अभी वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। अभी हमें फाइनेंशियल सिस्टम समझना था, इसलिए हमने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को समझा। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, फाइनेंशियल सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। और जब हमने फाइनेंशियल नीड को पूरा करना था तो फाइनेंशियल सिस्टम बनाया। तो सिस्टम में हमेशा क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम के मेजर कौन कौन से कंपोनेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट। पहला कंपोनेंट पढ़ना शुरू किया कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना शुरू किया। फाइनेंशियल मार्केट जब हमने पढ़ा तो उसे कितने टाइप में बांटा, मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब हमारा फाइनेंशियल नीड कितने दिनों का है, 1 ईयर। और अगर कैपिटल मार्केट बोला तो हमारा फाइनेंशियल नीड कितने दिनों का है, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ये नीड हमारा 2 तरीके से पूरा हो सकता है। एक हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज को इशू करके, तो इसका मतलब किस मार्केट में हम हैं, सिक्योरिटी मार्केट। कोई शेयर्स डिवेंचर इशू नहीं किया, कर्ज वगैरह ले लिया, तो इसका मतलब किस मार्केट में है, Other form of lending. जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम इशू करेंगे, कंपनी जब भी इशू करेगी किस मार्केट में करेगी, तो इसका मतलब प्राइमरी मार्केट का मतलब है डायरेक्टली कंपनी टू इन्वेस्टर। Yes, sir. ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट इशू होंगे वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कहाँ लिस्ट किए जाएंगे, Secondary market. और वहां पे लोग क्या करेंगे आपस में, Trading. Selling and क्योंकि buying. कंपनी ने आज 1 करोड़ शेयर इशू कर दिए, इंफोसिस ने, कल मैं उनसे मांगूंगा तो वो नहीं देंगे। अगर मुझे खरीदना है तो किनसे खरीदना पड़ेगा, उन लोगों से जिन लोगों ने उस समय क्या किया था, खरीदा था। तभी तो सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में खरीदने बेचने का काम होता है। Yes, sir. अब ये हमारा एक कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, Securities या product. हाँ जी, सिक्योरिटीज या प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अब हमें पहुंचना है इसके दूसरे कंपोनेंट पे। तो अब क्या है वो दूसरा कंपोनेंट, और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के कितने टाइप हैं। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ही आते हैं आपके प्योर, हाइब्रिड, डेरिवेटिव, इसी में आते हैं फ्यूचर, ऑप्शन, बड़े सारे चीज इसी में आते हैं। आपके इक्विटी शेयर इसी में आपके आते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर इसी में आते हैं, इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट इसी में आते हैं, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। क्या है इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट, और कैसे और किस समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू करती है, किस लोगों के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट का सेंस क्या है। जैसे अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग तरह का टेस्ट होता है किसी चीज को लेकर के, ठीक वैसे ही अलग अलग तरह के लोगों का रिस्क लेने का एपेटाइट अलग होता है। किस वजह से इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपके मार्केट में चल रहे हैं, तो इन चीजों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल यहां तक के चीजों को आज कोई ज्यादा आपके पास होमवर्क या कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जरूर रहेगा। तो आज आप जी लीजिए अपनी जिंदगी बिना किसी होमवर्क के।
लेकिन नेक्स्ट क्लास से फिर हमारा ज्यादा चीज शुरू होगा तो होमवर्क भी मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much all of you.